पीछे साउंड ठीक है? आ रही ठीक से? थैंक यू। थैंक यू। तो पिछले सेशन में जो बात की थी, तो चर्चा यहां से शुरू किया था कि अस्तित्व को देखेंगे तो व्यापक या स्पेस में संपृक्त सबमर्ज्ड इकाइयां दिखती हैं। तो संपृक्त का मतलब है उसमें डूबा हुआ, उसके साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ, उसमें डूबा हुआ। जी जी। तो व्यापक में प्रकृति संपृक्त दिखाई देती है, डूबी हुई दिखाई देती है। ऐसा देखेंगे तो जैसा तालाब फैला हुआ होता है, पानी में एक एक चीजें होती हैं, वैसा ये स्पेस सब जगह फैला हुआ दिखाई देता है। ये व्यापक, ये स्थान सब जगह फैला दिखता है। इसमें एक एक इकाइयां अलग अलग जगहों पर दिखाई देती हैं। इसमें रहते हुए इकाई में ये तीन बातें दिखती है कि हर इकाई क्रिया दिखाई देती है, ऊर्जा संपन्न दिखती है, अपने में व्यवस्थित दिखती है, दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को पहचानती है, निभाती है, इस रूप में व्यवस्था में भागीदारी भी करती है। तो प्राण कोशिकाएं क्रियाशील है, स्वयं में व्यवस्थित है, दूसरी प्राण कोशिकाओं के साथ संबंध को पहचानती हैं, तभी ये पूरा शरीर बना है। परमाणु स्वयं क्रिया है, स्वयं में व्यवस्थित है, दूसरी परमाणुओं के साथ संबंध को पहचानता है, इसी आधार पर अनुरचना पूरी धरती बनी हुई है। खुद धरती को भी देखेंगे तो क्रियाशील है, स्वयं में व्यवस्था है, सूरज और दूसरे ग्रहों के साथ अपने संबंध को पहचानती है, निभाती है, तभी सोलर सिस्टम बना हुआ है। सोलर सिस्टम एक बड़ी व्यवस्था के रूप में इसलिए बना हुआ है कि उसमें सूरज, धरती, बाकी ग्रह, उपग्रह सब व्यवस्थित होकर घूम रहे हैं। सुबह शाम ये एक दूसरे से टकराएं तो सोलर सिस्टम नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। मानव को भी देखने जाएंगे तो मानव का शरीर क्रियाशील है, स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। मैं में देखेंगे तो चित्रण, विश्लेषण, तुलन, आस्वादन और चयन, 5 क्रियाएं हमारे में चल रही है। उसके साथ जितना समझ हुआ है उतना व्यवस्थित है, उतना संबंध को पहचान के निभाते हैं। समझ वाले भाग में जितनी कमी है उतना स्वयं में अव्यवस्थित है, दुखी और परेशान है, दूसरों के साथ भी संबंध को नहीं पहचानते हैं तो दुख और परेशानी का कारण बनते हैं। तो आदमी के लिए जो करने का मुख्य काम है वो मैं में यहाँ समझदारी हो जाए, इस आधार पर स्वयं में व्यवस्थित हो जाए, इस आधार पर दूसरों के साथ भी ठीक जीने लगे। करने का काम पूरे अस्तित्व में इतना ही दिखता है कि आदमी यहाँ समझने का काम कर ले, यहाँ खुद में व्यवस्थित होकर जीने लगे, यहाँ दूसरों के साथ भी व्यवस्था में भागीदारी करने लगे। बाकी सब तो पहले से ऊर्जा संपन्न है, व्यवस्थित है, व्यवस्था में भागीदारी कर। मानव में भी देखने जाएंगे तो समस्या शरीर में नहीं है, समस्या मैं में। ये स्लाइड हो सकता है आपके पास नहीं हो, हाँ ये नहीं होगा, मिस हो गया हमारे से भेजते समय, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बातें सब उतनी ही है जितना पहले कर चुके हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पूरा अस्तित्व देखेंगे तो व्यापक सब जगह होने के कारण जिनको भी सेटल होना हो सेटल हो ले, नहीं तो सुनाई नहीं देगा और फिर चीजें ऊपर से चली जाएंगी। तो अस्तित्व को देखेंगे तो व्यापक और इकाई या प्रकृति इन दोनों का साथ साथ होना दिखता है। व्यापक नाम दिया इसको सब जगह होने के कारण, असीमित होने के कारण, सब जगह होने के कारण व्यापक नाम दिया। क्रिया नहीं है इसमें, क्रिया रहित है, क्रिया से शून्य है, इसलिए इसको शून्य नाम दिया है, शून्य नाम दिया है।
हाँ दे दूंगा, मैं स्लाइड भेज दूंगा, भिजवा दूंगा, वंदन को बोल दूंगा वापस, ये स्लाइड आ जाएगी आपके पास। तो ये दिखता है कि क्रिया नहीं होने के कारण, क्रिया से शून्य होने के कारण इसको शून्य नाम दिया है। असीमित होने के कारण, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण इसको व्यापक नाम दिया है। तो जो पीछे बात किया था वही यहां तक में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इकाइयों को अब आगे देखेंगे ना, तो ये जो पदार्थ अवस्था को देखेंगे तो परमाणु, अणु, अनुरचना, पिंड, रस, रस कहते हैं उसको जो प्राण कोशिका को चाहिए, जल और बाकी चीजें जो प्राण कोशिका को चाहिए उसको रस कहते हैं। तो ये रस से प्राण अवस्था की प्राण कोशिका को पुष्टि मिलता है, ग्रोथ होता है, वहां से वृक्ष, लता, पशु का शरीर, मानव का शरीर, ये सब प्राण अवस्था की इकाई है। रस से ही बनता है। जी बिल्कुल। ये पूरे पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था को जड़ नाम दिया है, क्योंकि यहां पर पहचानना, निर्वाह करना होता है, मानना नहीं होता है। इस सारी जगहों पर पदार्थ अवस्था, जो शरीर का और मैं का अंतर बताते समय भी यह बात कहा था, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था कहीं भी मानने की क्रिया नहीं है, मानना नहीं होता उसमें, इसीलिए उसको जड़ नाम दिया है। मानना नहीं, पहचानना, निर्वाह करना है। जीवावस्था से देखेंगे ना, पशुओं से, तो मानना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए वही कुत्ता जो आपको काट खाने दौड़ता हो, 15 दिन खाना खिलाइए, आपके पीछे दुम हिलाएगा, तो उसका आचरण आपके साथ बदल गया। पहले वो आपको अजनबी मानता था, अब वो किसी लेवल पर आपको अपना मानने लगा है। ये बात पेड़ पौधे में नहीं दिखाई देगी। पेड़ पौधे को आप पानी दें तो भी, नहीं दें तो भी, वो एक ही जैसा आपके साथ करेगा। पशु पक्षियों में ऐसा नहीं है। हर पशु पक्षी में ये बात आपको दिखाई देगी कि अगर आप उसका ध्यान रखना शुरू करेंगे तो लौट के किसी न किसी फॉर्म में वो भी आपके साथ अपना आचरण बदल लेता है। तो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, तो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, ये सब को आप देखेंगे कि अगर आप उसको खाना पानी देते हैं ठीक से, थोड़े दिन तक उसके शरीर का ध्यान रखने में सहयोग करने का काम करते हैं, तो वो अपना आचरण आपके साथ बदल लेता है। पदार्थ अवस्था की कोई इकाई अपना आचरण नहीं बदलती। सोना आपके घर में महीने भर पड़ा हो तो भी, साल भर से पड़ा हो तो भी, आपके साथ आचरण नहीं बदलेगा अपना। आपके साथ भी वही करेगा जो मेरे साथ करेगा। पेड़ पौधा वही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जाएंगे थोड़ा झुक के फल देगा और हम जाएंगे थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप तोड़ेंगे तो फल पक्का मिलेगा और हम तोड़ेंगे तो कच्चा मिलेगा। पशु पक्षियों में ये दिखता है कि वही पशु आपके साथ अलग व्यवहार करता है, मेरे साथ अलग व्यवहार करता है। अगर आप 15-20 दिन से खाना खिला रहे हैं, महीने भर से पाल रखें, तो आपके पीछे कुत्ता दो हिलाता है। दूसरा कोई दरवाजे पे ही आ जाए, काट खाने दौड़ता है। तो हमारे यहाँ कहते कि पहले लोगों के घर जाते थे तो गेट पे लिखा होता था स्वागतम, आजकल लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। तो ये कुत्ते हम पालतू हमारे लिए हो गए हैं, तो हमारे लिए उनका मानना बदल जाता है, दूसरे के लिए अलग रहता है। तो जीवावस्था में देखेंगे तो शरीर के रूप में, जीव शरीर के रूप में जड़ भी दिखता है, और मैं के रूप में जो मानने की क्रिया हो रही है उसको चैतन्य नाम दिया है। मानने की क्रिया के आधार पर उसको चैतन्य कहा है। जीव में दोनों है। जी, जीव में दोनों है। जी, दोनों है। तो जीव में, जीवावस्था के सभी पशु पक्षियों में शरीर भी है और ये चैतन्य भी है। मानव में देखने जाइएगा, जिसको ज्ञान अवस्था कहा है, उसमें मानव शरीर भी है और ये चैतन्य भी है।
तो ऐसा ये चार अवस्था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था दिखती है। पहली दो अवस्था जड़ है, जिसमें सिर्फ पहचानने निर्वाह करने की क्रिया होती है। बाद की दो अवस्था जड़ और चैतन्य, इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में है, इन दोनों का साथ साथ होना है, उसको जीव अवस्था कहा है और ज्ञान अवस्था कहा है। जीव अवस्था का काम प्रधानता से मानने से चल जाता है, इसको उतना जानने का, समझने का, ज्ञान का बहुत जरूरत नहीं है, छोटा मोटा कुछ कर ले उसी से निपट जाता है। आदमी के लिए देखेंगे तो जानना, समझना, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, नहीं तो आदमी हर जगह चूक करता रहता है। तो इस स्लाइड पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो जीव जड़ से बन रहा है या क्या है ये सिस्टम बताइए। मैं बैठक में हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं के बारे में पूछ रहे हैं? जीव के बारे में जड़ से बनना है। जीवावस्था को देखिएगा तो इसमें जीव का शरीर भी है और चैतन्य भी है, मैं भी है, ये दोनों मिला के जीवावस्था कह रहे हैं। अवस्था किसकी है? जीवावस्था किसकी है? हाँ, अवस्था है तो है वाली चीज कौन? ये अवस्था दो चीजें हैं। हाँ अवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। ये अवस्था का मतलब है उसका होना। तो जीव अवस्था में देखिएगा तो जीव में दो चीज है जीवावस्था में। जैसे गाय, जीवावस्था का एक उदाहरण है गाय, एक उदाहरण है गधा, एक उदाहरण है कुत्ता। गाय को देखने जाइएगा तो गाय का शरीर भी मिलेगा, उसमें गाय का मैं भी मिलेगा। कुत्ते को देखने जाइएगा, कुत्ते का शरीर भी मिलेगा, यहाँ कुत्ते का मैं भी मिलेगा। बिल्ली को देखने जाइएगा, बिल्ली का शरीर भी मिलेगा, बिल्ली का मैं भी मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे मानव में देखने जाते हैं तो उसका शरीर भी मिलता है, उसका मैं भी मिलता है। यही पूछ रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं? कुछ और कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हो गया, तो बस आगे बढ़ते हैं फिर क्या है। तो कोर बात ये कह रहे हैं, और मानव अगर समझ लेता है ना, ज्ञान अपने में इंश्योर कर लेता है, तो समाज अखंड हो सकता है, व्यवस्था सार्वभौम हो सकती है। अभी तो हमारे समाज अखंड होने के बदले खंड खंड में बटा है। देश के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हम खंड खंड में बट गए। तो देश अलग अलग हो, व्यवस्था की दृष्टि से इसमें कुछ बुरा नहीं है, पर एक दूसरे के विरोध में होंगे कि एक दूसरे के पूरक होंगे। व्यवस्था की दृष्टि से राज्य अलग अलग हो बुरा नहीं है, जिला अलग अलग हो बुरा नहीं है, गांव अलग अलग हो बुरा नहीं है, लेकिन ये एक गांव दूसरे गांव के लिए, एक राज्य दूसरे राज्य के लिए, एक जिला दूसरे जिला के लिए सहयोगी और पूरक होगा कि एक दूसरे के साथ परेशानी पैदा करने वाला होगा। वो मुख्य बात है। तो ये मतलब है अखंड समाज का। और सार्वभौम व्यवस्था का मतलब भी वही है कि व्यवस्था सभी जगह मानवीय हो सके। जो पीछे बात किया हम लोगों ने, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लक्ष्य का, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय और न्याय, सुरक्षा की व्यवस्थाओं का सभी जगह ठीक हो सके, इसकी जरूरत दिखाई देती है। और इसके मूल में ज्ञान है। वो समझदारी नहीं होगी तो जीना ठीक नहीं होगा। क्रिया की जगह पर ज्ञान या समझ नहीं होगा तो स्वयं में व्यवस्था नहीं होगा। स्वयं में व्यवस्था नहीं होगा तो खुद दुखी और परेशान रहेगा। खुद दुखी और परेशान रहेगा तो दूसरों की दुख और परेशानी का कारण बनेगा। सार्वभौम व्यवस्था का मतलब जैसे सफलता के सभी आयामों को मिलाकर जो सफलता प्राप्त होती है। जी, तो व्यवस्था के जो पांचों आयाम हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उत्पादन का, विनिमय का, न्याय का, ये गांव में भी ठीक हो, जिला में भी ठीक हो, राज्य में भी ठीक हो, देश में भी ठीक हो, पूरी धरती पर ठीक हो जाए, इसका नाम है सार्वभौम व्यवस्था। सभी भूमि पर व्यवस्था हो जाए। सार्वभौम का अर्थ है सभी भूमि पर मानवीय व्यवस्था हो जाए, तो उसको सार्वभौम व्यवस्था कहते हैं। सभी भूमि पर मानवीय व्यवस्था। और कोई बात हो तो बताइए। सुन रहे इसी
सार्वभौम व्यवस्था से ही संभव है। जी बिल्कुल, उसके बिना तो नहीं होगा। कामना करने से, कामना करने से कुछ नहीं मिलता है, उसके साथ योजना चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यही है, पूरी धरती एक परिवार। उसके लिए जब तक मानव में निश्चित समझ नहीं होगी, जब तक उसको संबंध नहीं दिखाई देगा, जब तक धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, मानवीय स्वभाव नहीं बने, उससे जीने का अभ्यास नहीं बने, तब तक लाख कहें वसुधैव कुटुंबकम, जिएंगे एक परिवार में भी खंड खंड होके। और तृप्ति जो मिलती है वो जीने से मिलती है, भाषा से नहीं मिलती। जी जब ये पेट खत्म हो जाएगा तो समस्या का निराकरण भी हो जाएगा। बिल्कुल, समस्याएं हल हो सकती हैं अगर मानव समझ के समाज के रूप में, परिवार के रूप में व्यवस्थित होकर जीने लगे तो। और कहीं समस्या नहीं है जी, समस्या आदमी की है और समस्या आदमी में है। गाय समस्या का कारण नहीं है, गधा समस्या का कारण नहीं है, आम समस्या का कारण नहीं है, मिट्टी, पानी, हवा समस्या का कारण नहीं है। इनसे तो बच लेंगे, आदमी से नहीं बच पाएंगे। इसीलिए तो खुद समझना और फिर दूसरे भी ठीक समझ सके उसके लिए काम करना, ये मूलभूत काम है। आदमी को जो शिक्षा संस्कार अनुषंगी कहा ना, कि शिक्षा संस्कार आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है करने का। उसको छोड़ के बाकी सब जगह कितना भी मेहनत करेंगे, उपलब्धियां होती बहुत दिखाई दे सकती हैं, जिंदगी में सुकून नहीं बढ़ेगा, तृप्ति नहीं बढ़ेगी, सुख समृद्धि में वृद्धि नहीं होगी, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में वृद्धि नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये ज्ञान चैतन्य में होता है या शरीर में होता है? ज्ञान तो मैं में ही होता है, मैं की क्रिया है ज्ञान। मैं का मतलब चैतन्य। हाँ बिल्कुल, अब उस पर बात कर ही देता हूं, जब इतने सवाल हैं तो अगला नंबर उसी का है। 5 मिनट धैर्य से सुन लीजिएगा, कोई भी प्रश्न के पहले 5-7 मिनट, और ध्यान हटाएंगे तो हमको रिपीट करने बोल दीजिएगा, ध्यान आपका हट जाए तो। अगली स्लाइड है, ये आपके पास में है। हाँ ये है, 5 मिनट सुन लीजिए, मैं ऊपर से नीचे तक पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। जिसको अभी तक हम सहज स्वीकृति के आधार पर जांच परख करके समझने की बात कह रहे थे, उसको अगर डिटेल करके देखेंगे अब कि क्या मतलब है उसका, तो पूरा अस्तित्व हमको सहअस्तित्व के रूप में समझ में आता है। सहअस्तित्व के रूप में समझ में आने का मतलब व्यापक और उसमें संपृक्त इकाई समझ में आती है। इकाई जो है ऊर्जा संपन्न समझ में आती है, स्वयं में व्यवस्था समझ में आती है, दूसरी इकाइयों के साथ व्यवस्था में भागीदार समझ में आती है। मानव की व्यवस्था को भी हम खुद ठीक ठीक समझ पाते हैं और उस तरह से व्यवस्थित हो पाते हैं। इस रूप में पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व पूर्वक देख पाने का क्रिया को अनुभव की क्रिया के रूप में कहा है। तो यहाँ अनुभव का मतलब रसगुल्ले खाने का अनुभव नहीं है या मसूरी शिमला देख लेने का अनुभव नहीं है। एक खास अर्थ में उसको प्रयोग कर रहे हैं कि पूरा अस्तित्व अब हमको सहअस्तित्व के रूप में दिखता है, एक जुड़ा हुआ अखंड वास्तविकता के रूप में दिखता है, अविभाज्य सिंगल एंटिटी के रूप में एक अखंड वास्तविकता के रूप में दिखता है, न कि खंड खंड, टुकड़े टुकड़े और अलग थलग बटी हुई वास्तविकता के रूप में। तो पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में दिखने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। एक बार हमको अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में दिखेगा तो जीने का निर्णय भी सहअस्तित्व के अर्थ में ही लेंगे। उसको प्रामाणिकता के रूप में पहचाना है, प्रमाण पूर्वक जीना, ऑथेंटिसिटी के साथ जीना, ऑथेंटिक हो करके जीना, कि जो हमको अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आया है, हम उसी सहअस्तित्व के अर्थ में अब जीने का निर्णय लेंगे, न कि संघर्ष और विरोध के अर्थ में। ये पहली 2 क्रिया है अनुभव की और प्रामाणिकता की।
अनुभव के आधार पर प्रामाणिकता है। इसके साथ जब हम अनुभव की जगह पर अस्तित्व को व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में देखें, तो प्रकृति को यहां फैला के देखने का काम करते हैं बोध की जगह पर। तो बोध का मतलब है प्रकृति को चार अवस्था के रूप में देखना और चारों अवस्था की व्यवस्था को ठीक ठीक समझ पाना, जिसमें मानव की, परिवार की, समाज की व्यवस्था भी शामिल है। तो प्रकृति की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था को ठीक ठीक अपने में देख पाने को बोध की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो अस्तित्व की व्यवस्था या अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। प्रकृति की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था को पहचान पाने को बोध की क्रिया के रूप में पहचाना है। क्या रिपीट अगेन? अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। प्रकृति की, समाज की व्यवस्था को देख पाने को बोध की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो जब ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो अनुभव आधार बनता है बोध का। ये जो व्यापक में संपृक्त प्रकृति हमने पूरे अस्तित्व को देखा, उसमें अब प्रकृति वाले भाग को फैला करके देखने का काम कर रहे हैं, तो बोध है। प्रकृति जब व्यवस्था के अर्थ में हमको समझ में आई है, तो व्यवस्था के अर्थ में ही जीने का निर्णय लेंगे, ये संकल्प है। तो संकल्प का अर्थ है बोध में जो व्यवस्था समझ में आई है, उसी व्यवस्था के अर्थ में जीने का निर्णय। बोध में जो प्रकृति की व्यवस्था समझ में आई है, उसी व्यवस्था के अर्थ में जीने का निर्णय। अब प्रकृति व्यवस्था के रूप में समझ में आएगी तो व्यवस्थित होकर ही जिएंगे। व्यवस्था में ही सुख समझ में आया है तो व्यवस्थित होकर ही जिएंगे। तो ये जो सर्कल बना हुआ है ना, इस पूरे 5 क्रिया का एक नाम है कल्पनाशीलता। इस पूरे जो सर्कल बना है ना, ये 5 क्रिया, इसका नाम है कल्पनाशीलता। हाँ, ये सर्कल में दिख रहा है ना 5, इसका नाम है कल्पनाशीलता। वो बाहर है, चिंतन बाहर है। 5 तो संकल्प का अर्थ है संपूर्णता के अर्थ में अपनी कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करना, उसका जो निर्णय है। बोध जब हमको प्रकृति व्यवस्था के रूप में समझ में आई है, तो संकल्प का अर्थ है संपूर्णता के अर्थ में अपनी कल्पनाशीलता को व्यवस्थित निर्णय। और यही व्यवस्थित कर देंगे तो बाहर तो व्यवस्थित हो ही जाएगा। और तो पहले से पता है कि अंदर ठीक हो गया तो बाहर तो उसकी छाया है। संपूर्णता के अर्थ में अपनी कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करने का निर्णय। संकल्प का अर्थ है संपूर्णता के अर्थ में अपनी कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करने का निर्णय। चिंतन, विश्लेषण, चयन और तुलना आस्वादन के उसमें जो पूरा करिएगा है वो है संकल्प। जी जी जी। तो अभी उस संकल्प के तहत नीचे उतरेंगे तो क्या क्या होगा वो नीचे तक बता देता हूं। संकल्प के साथ जब प्रकृति हमको व्यवस्था में के रूप में समझ में आई है, तो चिंतन की जगह पर मुख्य रूप से मानव की इस व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है, मानव की इस व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है, उसको विस्तार से देखने के काम को चिंतन की क्रिया के रूप में कहा है। और मुख्य रूप से मानव को ही अपनी व्यवस्था देखनी होती है, बाकी सबकी व्यवस्था तो पहले से ही संतुलित है। तो मानव की व्यवस्था में भागीदारी क्या है, उसको पहचानने को, देखने को, समझने को चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो एक बार अगर चिंतन में हमको ये समझ में आ गया कि मानव मानव संबंध में धीरता पूर्वक जीना ही ठीक है,
यही मानव की भागीदारी है। वीरता पूर्वक जीना ही मानव की भागीदारी है। उदारता पूर्वक जीना ही मानव की भागीदारी है। दया कृपा करुणा पूर्वक जीना ही मानव की भागीदारी है। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, इसी के साथ जीना हमारी भागीदारी है। तो अब जो सारी इच्छा होगी, जो चित्रण बनेगा, चित्र बनेगा जीने का, वो तो सम्मान पूर्वक जीने की ही इच्छा होगी, स्नेह पूर्वक जीने की ही इच्छा होगी, वीरता पूर्वक जीने की ही इच्छा होगी, दया कृपा और करुणा पूर्वक जीने की ही इच्छा होगी। तो मानव को अपनी व्यवस्था में भागीदारी दिख जाए, ये चिंतन का जगह है। और मुख्य रूप से ये जो अनुभव बोध चिंतन है, ये समझने का मतलब है। तो जो समझ की क्रिया है, उसका मतलब है ये ऊपर की क्रिया। अनुभव बोध चिंतन की जगह पर समझने की बात है, प्रामाणिकता और संकल्प की जगह पर वैसा जीने का निर्णय है। अनुभव बोध चिंतन की जगह पर समझना है, प्रामाणिकता और संकल्प की जगह पर वैसा जीने का निर्णय है। तो अनुभव हो गया, प्रामाणिकता हो गया, बोध हो गया, संकल्प हो गया, चिंतन हो गया, चित्रण हो गया। इसके साथ जब इच्छा में एक बार तय हो गया कि सम्मान पूर्वक जीना है या स्नेह पूर्वक जीना है, या सुविधा के संदर्भ में देखिएगा तो सदुपयोग करने की इच्छा बनेगी, संवर्धन की इच्छा बनेगी, संरक्षण की इच्छा बनेगी। उसी को टेक्निकल भाषा में कहा था तो उपयोगिता मूल्य की इच्छा बनेगी, कला मूल्य की जीने की इच्छा बनेगी। अन्यथा तो इच्छा बनेगा नहीं ना। अब भोग की इच्छा नहीं बन सकती, दुरुपयोग की नहीं बनेगी। अगर वो बन रहा है तो यह चिंतन में हमको व्यवस्था में भागीदारी नहीं समझ में आया आदमी का। तो अब जो चित्रण के आधार पर जो नीचे विचार चलेगा ना, वो ठीक का ही चलेगा। और अब जो यहाँ तुलन में दृष्टि बनती है ना, वो यहाँ व्यवस्था में भागीदारी को हमने ठीक ठीक पहचाना है, उसको यहाँ न्याय की दृष्टि के रूप में पहचाना है। कि अब जो हम विचार करके उसमें से कौन से विचार को नीचे ले जाएंगे, वो यहाँ दृष्टि में देखिएगा तुलन में, तो न्याय के बेसिस पर हम तुलना करते हैं। ये जो चिंतन में हमको समझ में आया ना कि मेरी भागीदारी क्या है, तो अब सम्मान पूर्वक जीना न्याय है, अपमान पूर्वक जीना अन्याय है, स्नेह पूर्वक जीना न्याय है, विरोध के साथ जीना अन्याय है, प्रेम के साथ जीना न्याय है, अन्यथा जीना अन्याय है, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा से जीना न्याय है, दीनता हीनता क्रूरता से जीना अन्याय है। तो यहाँ जो तुलन में अब हम दृष्टि जो लगाएंगे, विश्लेषण में से कौन से विचार को आगे बढ़ाएंगे, जो न्याय के अर्थ में होगा। चिंतन में जो न्याय हमको समझ में आया है, उस न्याय के अर्थ में जो विचार होगा उसी को आगे बढ़ाएंगे। तौलेंगे विचार को किस कसौटी पर, न्याय की, न्याय की। अगर प्रकृति की व्यवस्था का ध्यान रख के हम तय कर रहे हैं कि कौन से विचार को आगे बढ़ाएंगे, ये जो बोध है प्रकृति की व्यवस्था का ध्यान रख के अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो उसको व्यवस्था की दृष्टि कहा है या धर्म की दृष्टि कहा है। तो कौन से विचार को यहां हम आगे बढ़ाएंगे, ये अगर प्रकृति की व्यवस्था का ध्यान रख करके ले रहे हैं निर्णय, तो उसको व्यवस्था की दृष्टि कहा, धर्म की दृष्टि कहा। तो एक दृष्टि यहां होगी न्याय की, चिंतन के आधार पर, एक दृष्टि होगी व्यवस्था की या धर्म की, एक दृष्टि अनुभव से जो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आया है, उसके आधार पर जो दृष्टि बनती है उसको सत्य की दृष्टि कहा है। सत्य। तो न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि अब हमारे निर्णय लेने का मुख्य आधार बनती है जरूर, लेकिन इसमें नहीं है, अगली बार से डाल दूंगा उसको भी। है जो एडवांस लेवल का शिविर लेते हैं उसमें बहुत विस्तार से उसको करते हैं, तो है। तो सत्य धर्म और न्याय या सत्य व्यवस्था और न्याय, यहां धर्म और व्यवस्था एक ही अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। सत्य धर्म और न्याय की दृष्टि अब हमारे निर्णय लेने का आधार बनती है। प्रिय हित और लाभ उससे नियंत्रित रहता है।
तो जो संवेदना में प्रिय अप्रिय लगने की बात है, शरीर के लिए हितकर होने की बात है, पैसा और सुविधा में लाभ होने या नहीं होने की बात है, ये सब अब न्याय की दृष्टि से नियंत्रित रहता है, धर्म की दृष्टि से नियंत्रित रहता है। तो पेड़ काटने से सोफा तो बन जाएगा, कुर्सी तो बन जाएगी, लेकिन धरती की व्यवस्था का ध्यान रख के पेड़ काटेंगे कि कुर्सी केवल बनाते रहेंगे? भारत के सब पेड़ काट दें, जीडीपी आज के दिन 2 गुना तो हो जाएगी कम से कम। सारे पेड़ काट के अगर उसको प्रयोग में लगा दें ना, जीडीपी 1 साल में 2 गुना हो सकती। लेकिन धरती की व्यवस्था का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कोयला पेट्रोलियम निकाले जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, गति तो हमारी बहुत बढ़ रही है, धरती की व्यवस्था का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो न्याय, धर्म और सत्य से अब हमारा प्रिय हित लाभ का दृष्टि नियंत्रित रहता है। तो विचार जो अब आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा जो न्याय पूर्वक है, जो धर्म पूर्वक है, जो सत्य पूर्वक है, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देखने के आधार पर सत्य की दृष्टि, प्रकृति को व्यवस्था के रूप में देखने के आधार पर धर्म या व्यवस्था की दृष्टि, और मानव की व्यवस्था में भागीदारी को पहचानने के आधार पर न्याय की दृष्टि। ऊपर ये समझ होगा तो यहाँ न्याय धर्म सत्य का दृष्टि होगा। ये समझ ऊपर नहीं है तो न्याय धर्म सत्य के बिना प्रिय हित लाभ से हम काम चलाते रहते। तो आधा न्याय धर्म सत्य गायब है तो बिगड़ता रहता है, बिगड़ता रहता है। तुलन हो गया, विश्लेषण हो गया। उसमें से जो यहाँ आगे आएगा चयन में, चयन के आधार के रूप में आस्वादन काम आता है, स्वाद काम आता है। तो पीछे बताया था 3 तरह का आस्वादन है। एक तो रुचियों का आस्वादन है, संवेदनाओं का आस्वादन है, ये जो 5 इंद्रियों से हमको अच्छा लगता है, एक स्वाद तो उसका है जिससे अभी हम चलते हैं प्रधानता से। बट जितना आगे बढ़ते जाते हैं ना, उतना संबंध में भाव जो यहाँ चिंतन में समझ में आया है, न्याय जो यहाँ समझ में आया है, उसमें जो भाव या मूल्य समझ में आए हैं, वो भाव या मूल्य अब उसका भी हम स्वाद लेते हैं और वो ज्यादा प्रमुख हो जाता है संवेदनाओं से। इसलिए हम आपको खिला के भी प्रसन्नता पा पाते हैं बिना खुद खाए भी, या पहले आपको खिला के फिर खाने का सोच पाते हैं। ये न्याय के आस्वादन के साथ ही संभव है, मूल्यों के आस्वादन के साथ ही संभव है। अगर संवेदना का आस्वादन ही सिर्फ है तब तो हम पहले खाएंगे, बचेगा तो आपको खिलाएंगे। वो भी खिलाएंगे कि कल के लिए हम रखेंगे, पक्का नहीं, पक्का नहीं। तो वो दूसरा आस्वादन दिखता है जिसको मूल्य मूलक आस्वादन या भाव का आस्वादन कहते हैं। तीसरा, ये जो ऊपर ज्ञान या समझ हमको होता है ना, उसका भी एक स्वाद अपने को मिलता है। उसको लक्ष्य का, जो ज्ञान हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य मूलक आस्वादन कहा है या ज्ञान का आस्वादन कहा है। तो 3 तरह का आस्वादन है, रुचि का कहिए या संवेदना का कहिए, मूल्य का कहिए या भाव का कहिए, और ज्ञान का कहिए या लक्ष्य का कहिए, जो नाम देना हो दे लीजिए। ये 3 तरह का आस्वादन अब यहाँ पे दिखता है। और जिसको हम सही समझ और सही भाव कह रहे थे ना, सही समझ यानी ज्ञान का आस्वादन से अब हम तृप्त रहते हैं। सही भाव जिसको कह रहे थे उसी को यहाँ मूल्य मूलक या भाव मूलक आस्वादन कहते हैं, उससे हम तृप्त रहते हैं। ये 2 तृप्ति नहीं है यहाँ अभी, सही समझ और सही भाव का स्वाद नहीं है अभी अपने में, वो तृप्ति यहाँ नहीं मिलती है। तो सारी तृप्ति फिर यहाँ सुविधा और संवेदना में, रुचि मूलक आस्वादन में ढूंढने में हाथ पैर मारते रहते हैं हम। तो अब अगर ऊपर से लौट के देखेंगे तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देखना अनुभव की क्रिया, वैसा ही जीने का निर्णय प्रामाणिकता,
फिर फैल करके प्रकृति को देखा व्यवस्था पूर्वक, बोध की क्रिया, बोध के अर्थ में जीने का निर्णय। यहां पर देखिएगा तो मानव की व्यवस्था में भागीदारी को फैला के देखा चिंतन के रूप में। जो भागीदारी समझ में आई उसी की इच्छा, उसी का चित्रण। ये जो ऊपर समझ में आया वो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के रूप में यहां बैठ गया। प्रिय हित लाभ की दृष्टि पहले से है, जो न्याय धर्म सत्य से अब नियंत्रित हो जाती है। तो जो अब हम विचार करते हैं कि इस इच्छा को कैसे पूरा करें, उसमें से जो विचार न्याय में सबसे ठीक बैठता है, धर्म में सबसे ठीक बैठता है, सत्य में सबसे ठीक बैठता है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और यहां न्याय का आस्वादन को मूल्य मूलक या भाव मूलक आस्वादन कहा। धर्म और सत्य का जो आस्वादन है वही बेसिकली समझ है, उसको यहां ज्ञान का आस्वादन कहा है। जीवन उससे तृप्त रहता है। फिर हम तृप्त हो करके बाहर व्यवहार कार्य करने जाते हैं, ना कि तृप्ति ढूंढने के लिए व्यवहार कार्य कर रहे होते हैं। ये अंतर अब पकड़ सकते हैं कि अभी जो हम ज्यादातर काम कर रहे हैं बाहर ना, सारा पहाड़ तोड़ने का काम इसलिए कर रहे हैं कि उससे कुछ तृप्ति मिल जाए हमको। तो कुछ पाके, कुछ करके, कुछ होके, कुछ बन के, कुछ दिखा के हम तृप्ति ढूंढ रहे हैं। जबकि ऊपर ये समझ वाली क्रिया होती है ना, तो सही समझ और सही भाव की तृप्ति अपने में बनी रहती है। फिर संवेदना का प्रयोग हम तृप्ति के लिए नहीं करते हैं, सुख के लिए नहीं करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो करेंगे। ये जीवन का लूप बनता है व्यवस्थित होने के बाद। इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, उसके बाद मैं वो मन वृत्ति जितना भी है, कर्म, बुद्धि, आत्मा, सबको प्लेस कर देता हूं। पर ये क्रिया समझ में आई कि रिपीट करना है कुछ? तृप्ति के बाद जो व्यवहार और कार्य होगा वो मानवीय, निश्चित रूप से सारी अमानवीयता तो आदमी बाहर से तृप्ति ढूंढने के लिए ही कर रहा है। तृप्ति के साथ अमानवीय आचरण की संभावना ही खत्म हो जाती है। तभी समाज और व्यवस्था ठीक हो सकती है। जो तृप्ति है वो हमारे अंतःकरण में स्थित है। जी बिल्कुल, उसको चेतनता से कॉन्शियस होकर देखने की जरूरत है। जी ऊपर ये समझ वाले काम को इंश्योर कर लेते हैं तो तृप्ति अपने में बनी रहती है। और जब हम अपने आप में तृप्त हो जाएंगे तो जो हमारी जरूरत है वो सिर्फ संवेदनाओं के अकॉर्डिंग हम शरीर के लिए पूरी करने में उसकी हेल्प करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन चीज यहाँ से अंतःकरण में तृप्ति की जरूरत है। जी कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरी व्यवस्था को एक्सप्लेन करने के बाद में ऊपर की क्रिया को प्लेस करना आसान हो जाता है, इसलिए वहां पे नहीं किए थे। वहां करने से ज्यादा जोर पड़ता है। यहाँ हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, आसान हो जाता है, इसलिए ऊपर वाला तब से नहीं भरे थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अस्तित्व को सहस्तित्व पूर्वक देखने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। देखना, समझना सब एक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं। अस्तित्व को सहस्तित्व पूर्वक देखने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। ये जो अस्तित्व व्यापक में संपृक्त प्रकृति पहचान में आई, वो प्रकृति को विस्तार करके समझने को बोध की क्रिया के रूप में पहचाना है। बोध में जो प्रकृति चार अवस्थाओं की व्यवस्था के रूप में समझ में आई, उसमें स्वयं या मानव की पूरी प्रकृति की व्यवस्था में भागीदारी क्या है, उसको विस्तार से देखने या पहचानने को चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। इतने से समझ का काम पूरा हो गया। अब जो हमको अपनी व्यवस्था में भागीदारी समझ में आई है, उसी की इच्छा करते हैं, उसी को जीने का चित्र बनाते हैं। जो चित्र में बन गया विचार उसी का चलेगा। उन विचारों में से जो फाइनल होगा चयन उसी का होगा।
फाइनल किस आधार पर करते हैं? तो ये जो समझ में न्याय की, धर्म या व्यवस्था की और सत्य की दृष्टि बनी है, उसको यहां तुलन में ले आते। प्रिय हित लाभ का दृष्टि जो पहले से है वो इससे अब नियंत्रित हो जाता है। और यहाँ आस्वादन में रुचि मूलक आस्वादन से तो हम पहले से ही काम चला रहे थे, संवेदना के आस्वादन से। अब संबंध में जो भाव है उस भाव की भी हमारे में तृप्ति रहती है, तो न्याय का भी आस्वादन करते हैं, जिसको मूल्य मूलक या भाव मूलक आस्वादन कहा है। और ऊपर जो ये व्यवस्था और सत्य समझ में आया है उसका भी आस्वादन करते हैं, जिसको ज्ञान के रूप में, लक्ष्य के रूप में पहचाना। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा अब हम थोड़े शब्दों का प्लेसमेंट कर देंगे। शब्दों का प्लेसमेंट तब इसके बाद आसान है। और समझने कभी भी जाएंगे ना तो क्रिया समझ में आएगी, वस्तु समझ में आएगा। शब्द तो उसको इंगित करने का एक माध्यम है, माध्यम है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा शब्दों का प्लेसमेंट कर देते हैं। सामान्य भाषा में जब हम मन बोलते रहते हैं ना, अभी शिविरों में भी जितना कहा होगा मैंने, वो सब मैं के लिए प्रयोग किया था। सामान्य ढंग से मन भी बोल लेते थे हम, काम चला लिए। बट वस्तुतः अब अगर लौट के देखिएगा तो इस पूरे क्रिया के समूह के लिए मैं बोल रहा था। मैं अब तक ये सारी क्रिया के समुच्चय के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहे थे। उसके लिए जीवन शब्द का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि मैं में जीने की आशा होती है, जीने की चाहना होती है। पशु पक्षी से लेके मानव तक सब जीना चाहते हैं। तो ये जो जीने की आशा दिखाई देती है, इसलिए इसको जीवन नाम दिया था। चैतन्य नाम इसलिए दिया है कि कहीं ना कहीं इसको स्वयं के होने का पता चलता है। मैं हूं, इस बात का कहीं ना कहीं पता चलता है, जो ईंट पत्थर को नहीं चलता है। मानव को, पशुओं को मैं हूं का पता चलता है। और मानने और जानने की क्रिया की संभावना है। मानना तो कम से कम होता ही है, प्रयास करें तो जानना भी हो जाता है। इसलिए उसको चैतन्य कहा है, जो जड़ से भिन्न है। तो पहचानने और निर्वाह करने की क्रिया तो जड़ में भी होती है, लेकिन मानने और जानने की क्रिया वहां नहीं होती। मैं हूं का भास उसको नहीं होता। पहचानने की क्रिया कैसे हो जाएगी? आप देखिए ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर नहीं पहचाने तो पानी कैसे बनेगा? हाइड्रोजन क्लोरीन को अगर नहीं पहचानेगा तो HCl कैसे बनेगा? एक परमाणु दूसरे परमाणु को अगर नहीं पहचानेगा तो अणु कैसे बनेगा? तो जानने और पहचानने में अंतर कर रहे हैं। यहाँ जानना या समझना अलग चीज है, यहाँ पहचानना अलग चीज है। वो तो रिएक्टिविटी है, उसके इलेक्ट्रॉन उसको पूरा अपना जो ऑर्बिट की वो है वो पूर्णता चाहते हैं, इसलिए एक से दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं। वही तो, जैसे दो हाइड्रोजन, दो परमाणु मिलके एक हाइड्रोजन का अणु बना लेता है। ठीक, तो हाइड्रोजन का परमाणु ये पहचानता है कि हाइड्रोजन का परमाणु है, तो हाइड्रोजन का अणु बनता है। क्लोरीन का परमाणु होगा तो हाइड्रोजन का अणु अब नहीं बनेगा, अब तो HCl बनेगा। ठीक, ऑक्सीजन का होगा तब HCl भी नहीं बनेगा, H2O बनेगा। यानी किसी लेवल पर तो ये पहला हाइड्रोजन का परमाणु ये डिफरेंशिएट कर पा रहा है ना, यहाँ हाइड्रोजन को, यहाँ क्लोरीन को, यहाँ ऑक्सीजन को, उसको पहचानना नाम दे रहे हैं। क्रिया को देखिए ना, नाम तो उसके बाद दे लेंगे, पहचानना कह किसको रहे हैं? क्रिया सीधा देखिए, वस्तु सीधा देखिए, नाम तरह दे देंगे जी, कुछ और दे लेंगे। ये हाइड्रोजन का परमाणु है, जब हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु आता है ना तो हाइड्रोजन का अणु बनेगा। क्लोरीन का आएगा तो HCl का अणु बनेगा। हमेशा अलग ही नाम देते रहेंगे, जो
प्रचलन में वही दे ले तो क्या नाम देना चाहते हैं, दीजिए ना। जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वही कर ले। वही तो क्या नाम देते हैं आप बताओ हमको। हाइड्रोजन ये जो है एक तो हो गया जो नोबल गैस है जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, कम करते हैं, और कम करते हैं। दूसरे ये है कि कौन किसके साथ में रिएक्ट होगा और वो क्यों होगा, वो उसका पूरा सिद्धांत बना हुआ है। वही, और आगे बढ़िए, आप नाम ज्यादा देंगे हमसे। हाइड्रोजन का अणु बन गया, दो हाइड्रोजन के अणु एक साथ कैसे रहते हैं? अब तो वहां कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन के दो अणु भी तो एक साथ रहते हैं, अब कौन सी बॉन्डिंग है आपकी? पहचानना हम उसके लिए भी कह रहे हैं। अब जो साइंटिस्ट ने जो नाम दे रखे हैं उनको उनसे बच क्यों रहे हैं, अलग क्यों जा रहे हैं? ना हम बच नहीं रहे। वो 200 फोर्स का नाम देने के बदले हम एक नाम दे दिए हैं, पहचानना, जो सामान्य हिंदी का शब्द है। अदरवाइज आपको 200 नाम देना पड़ेगा वहां। जब परमाणु एक दूसरे को पहचान रहे हैं तो अलग नाम दीजिएगा, अणु रहे हैं तो अलग नाम दीजिएगा, उसके परमाणु अंश पहचान रहे हैं तो अलग नाम दीजिएगा। पेड़ पौधा में वही पहचान अलग कहलाएगी, क्योंकि दो प्राण कोशिका भी तो एक दूसरे को पहचान के सेल वो बनाती है, टिश्यू बनाती है। वहां कौन सा फोर्स लगाइएगा? हर जगह आपको एक नाम देना पड़ेगा। ढूंढ के हमको बताइएगा आप विज्ञान में कि दो कोशिका जब एक साथ टिश्यू बनाती है तो उसको क्या नाम देते हैं? नाम से है तो यहाँ दे लो। टिश्यू दीजिए ना। टिश्यू कहते हैं दो कोशिका मिलके जो बना है उसको। ये जो एक कोशिका दूसरी कोशिका को पहचान के जुड़ रही है उसको को नाम दे रहा हूं मैं, पहचानना। अंग का बनना हो जाता है जी, अंग बन जाता है कई से। टिश्यू मिलके अंग बनेगा, तो वही कह रहा हूं। एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को पहचान रहे हैं ना, फिर तो जुड़ेंगे। उस क्रिया को मैं कह रहा हूँ, बन के तो जो नाम देना हो दीजिए ना, टिश्यू दीजिए, ऑर्गन दीजिए। कलेक्टिव है, ये है, वो है, कई तरह के टिश्यू जो अलग अलग मिलकर के अंग बनाते हैं। बिल्कुल, जी जी जरूर। शरीर तो जैसे नष्ट हो जाता है, तो जो जीवन है आता हूँ, याद है हमको, सारे प्रश्न याद हैं। अब मैं प्लेसमेंट करना शुरू करता हूँ। तो सामान्य रूप से जब मैं मन प्रयोग कर रहा था ना, तो मैं तो इस पूरे मई के लिए कर रहा था। लेकिन अगर बिल्कुल अलग अलग मन बुद्धि सबको देखना हो ना, तो इस दर्शन में ये जो चयन आस्वादन की क्रिया हो रही है ना, इसको मन नाम दिया है। तो मन को कभी भी पहचानने जाएंगे तो आस्वादन की और चयन की क्रिया के रूप में पहचान में आएगा। मन को जब कभी भी पहचानने जाएंगे तो आस्वादन और चयन की क्रिया के रूप में पहचान में आएगा। इससे जो ऊपर विश्लेषण और तुलन की क्रिया है, ठीक है, इसको मन कहा है। इससे जो ऊपर की क्रिया है विश्लेषण तुलन की, इसको वृत्ति नाम दिया है। वृत्ति, वृत्त शब्द होता है ना, सर्कल, वृत्ति। ये विचार गोल गोल घूमता रहता है ऊपर, अगर समझ वाला हिस्सा ना हो तो इसको कहा है वृत्ति। ये जो चिंतन और चित्रण की क्रिया है, इसको नाम दिया है चित्त। चित्त, चित्त दो त है, चित्त, चिंतन और चित्रण, ये जो दो क्रिया है ना, इसको इस जगह को नाम दिया है चित्त। तो जी, तो नीचे से चलेंगे तो मन, वृत्ति, चित्त। ऊपर जो बोध और संकल्प है, इसको बुद्धि नाम दिया है। बुद्धि, बुद्धि। और ये जो अनुभव और प्रामाणिकता की क्रिया है, इसको आत्मा नाम दिया है। आत्मा। और इस दर्शन का नाम बता रहा हूं मैं, बाकी किसी दूसरी जगह से मैं भी तुलना नहीं कर रहा हूं। तो अब अगर मैं देखेंगे कि क्या है, तो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इस समूह का नाम है मैं या जीवन या सेल्फ, जो भी आप नाम दीजिए। यहाँ ऊपर से देखिए ना, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन। मन, जी, आस्वादन और चयन मन है। ये दोनों, आस्वादन और चयन मन।
ठीक है, नाम का प्लेसमेंट हो गया। थोड़ा और कर देता हूं अभी तो ठीक है, आगे समझ में रहे तब। अभी तो ठीक है। उसके लिए भी बता दूंगा क्या अभ्यास करना होता है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा किया, पहले क्रियाओं को समझाने के क्रम में कम नाम दिया है, अगर नाम पहले दिए होते तो बहुत उलझ जाए। वस्तु पकड़ में आ जाए तो नाम आराम से दे सकते हैं। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन। ये जो आस्वादन चयन की जगह पर जो तृप्ति है, ये अगर व्यवस्थित हो जाए, आस्वादन और चयन ठीक हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, तो इसकी जो तृप्ति है या मन की जगह पर जो तृप्ति है उसको नाम दिया है सुख। सुख, मन की तृप्ति को, मन की तृप्ति को नाम दिया है सुख। सुख, मन की जगह पर जो तृप्ति है उसको नाम दिया है सुख। ये विचार की जगह पर जो तृप्ति है, सुख का उल्टा होगा दुख। सुख नहीं समझ में आए तो दुख समझ लीजिए। आस्वादन चयन जब ठीक नहीं चल रहा हो तो जो अंदर परेशानी है उसका नाम है दुख। विचार ठीक चले, विश्लेषण तुलन व्यवस्थित हो जाए तो उसको नाम दिया है शांति। और नहीं ठीक चले तो अशांति। अशांति, तो सुख, शांति। ऊपर चलेंगे तो चिंतन और चित्रण की जो तृप्ति है उसको नाम दिया है संतोष। जी, चित्त की जगह पर जो तृप्ति है, चिंतन और चित्रण में जो तृप्ति है उसको नाम दिया है संतोष। तो यहां संतोष का मतलब इच्छा को काटना या कम करना नहीं है। यहां संतोष का मतलब है जो मेरी व्यवस्था में भागीदारी समझ में आई है उसी की हम इच्छा करते हैं और वो पूरा होता ही है, क्योंकि समझ के आधार पर ठीक इच्छा किए हैं तो पूरा होगा ही। उल्टी पुल्टी इच्छा ही नहीं करते तो असंतोष का जगह ही नहीं बचता है। तो संतुष्ट का मतलब किसी कम से काम चलाना नहीं है। जो हमको सब जगह भागीदारी दिखी है हम उसको करते हैं, उसका फल परिणाम ठीक आता है। तो इसको कहा है संतोष। उल्टा समझ ही गए असंतुष्ट। ऊपर जो बोध और संकल्प की जगह पर जो बोध से जो तृप्ति अपने को मिलती है उसको नाम दिया है आनंद। तो सुख, आनंद। मन पे सुख, वृत्ति पे शांति, चित्त पे संतोष, बुद्धि पे आनंद। आत्मा के लिए एक और नाम दे दिया परमानंद, परमानंद, परम। आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। जी, अब जहां से जुड़ना हो जोड़ते रहिए, ये तो आदमी के सामान्य जीने से जुड़ा हुआ है जी। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद। एक शब्द सच्चिदानंद भी आता है। जी, वो अलग शब्द है। समय हो तो मेरे पास स्लाइड नहीं है, नहीं तो वो भी कर देता। देखता हूं, अभी पहले बाकी चीज कर लेता हूं, फिर लौट के देखता हूं। ठीक है जी, अंतिम स्टेज जो है वो परमानंद है। तो परमानंद का मतलब है अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाना। यहीं पे मानव सुखी हो जाएगा। जी, यहीं पे मानव के सुख की निरंतरता हो जाएगी। ठीक है, लौट के आ जाते थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। और जो दीदी ने प्रश्न पूछा था उसको भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। इस दर्शन के व्यू पॉइंट से देखिएगा तो ये दिखता है कि ये मैं या जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं ना, ये कोई शरीर पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये क्रिया पहले होती है, शरीर उसके हिसाब से पीछे पीछे चलता है। तो उससे पता चलता है कि शरीर नहीं भी होगा तब भी इन मय की क्रियाओं का होना हो सकता है, होता है। दर्शन का पोजीशन पूछिएगा तो होता है। आपके लिए देखेंगे तो संभावना है कि हो सकता है, हो सकता है। तो इसका होना शरीर पर अभी भी निर्भर नहीं है। जितना देखने जाते हैं अपने में वो दिखेगा। ये पूरे 7 दिन से चर्चा कर रहे, आपके शरीर पर कोई ऑपरेशन करने नहीं गए हम, ठीक है, कोई काटपीट नहीं किए, लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान से सुन रहे होंगे तो 2-4 बात अंदर जरूर बदल गई होगी।
कि नहीं? तो ये दिखता है, जबकि घर नहीं बदलेगा। ऐसा घर बदलना हो तो जाके उसमें छेनी हथौड़ा मारना पड़ेगा, बिना काट पीट किए नहीं बदल सकता है। जड़ का बदलाव वहां जाके काट पीट करना ही पड़ेगा। चैतन्य में जो बदलाव है ना, ये सारा बदलाव शरीर पर निर्भर नहीं है। शरीर एक माध्यम की तरह काम आ रहा है आपको सुनने के लिए, सोचने के लिए, ठीक है, सूचना लेने के लिए, बोलने के लिए, निर्भर नहीं है। तो इस रूप में अगर आप पूछेंगे तो ये मैं का होना या जीवन का होना शरीर के बिना भी होगा ही, होगा ही। टेक्निकली पूछने जाएंगे कि ये जीवन को इस दर्शन में कैसा देखा गया है क्या तात्विक रूप में, वस्तु रूप में क्या है, तो एक परमाणु के रूप में पहचाना है। उसका और डिटेल नहीं करता हूं, कभी किसी समय मिलेंगे तो कर देंगे, बट एक परमाणु के रूप में पहचाना है। अगर पूछिएगा कि ये मैं क्या जगह है ना, कि वस्तुतः इस जीवन में देखिएगा, इस दर्शन में देखिएगा तो एक परमाणु है, परमाणु है जो हमेशा बना रहता है। एक परमाणु है जो हमेशा बना रहता है और उस परमाणु में ही ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो अगर वस्तु रूप में ढूंढने जाइएगा कि क्या है तो परमाणु है, लेकिन क्रिया रूप में ही इसको पहचानना मुख्य बात है, क्योंकि बदलाव जो सारा होने वाला है वो कोई छेनी हथौड़ी मार के वहां नहीं होने वाला है। उन क्रियाओं पर जितना ध्यान देते जाते हैं, क्रियाएं प्रखर होती जाती हैं, बदलती चली जाती है। तो आपको पता हो चाहे नहीं हो कि ये परमाणु है, इच्छा आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी। 8 दिन ठीक से सुन लेंगे तो विचार आपका बदलना शुरू हो जाएगा। 8 दिन ठीक से सुन लेंगे और आगे कुछ मेहनत करेंगे तो क्रियाओं को समझ के उसके ऊपर काम करना ये मुख्य बात है जीवन के लिए। उसका रूप देख लेना, उसका हिसाब लगा लेना, ये कोई मुख्य मुद्दा नहीं है जीवन की जगह से, मुख्य मुद्दा नहीं है। ठीक है, इसीलिए फिर याद रहती है किसी को बात। जी, इसलिए याद रह सकता है एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा में। इसलिए आत्मा क्या कहते हैं जी, तो अगर नहीं समझदार जिम्मेदार हुआ है तो भटकेगा। समझदारी और जिम्मेदारी के साथ जब जीते हैं ना, तो शरीर छोड़ने के बाद वैसे ही जीवन इस दर्शन की दृष्टि से देखिएगा तो देवी देवता के रूप में कहलाएंगे। स्त्री शरीर को चलाने का काम किए हैं तो देवी, पुरुष शरीर को चलाने का काम किए हैं तो देवता। ठीक है, समझदारी के अभाव में भूत प्रेत। मैं की क्रिया को पूरा होने में, मैं की क्रिया के पूरा होने में शरीर एक साधन है। शरीर के बिना ये सूचना लेने का काम भी आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, संवेदना में सुख नहीं है, 20 बार करने के बाद भी तो निष्कर्ष बड़ी मुश्किल से मिलता है। करने का मौका नहीं मिले तो पूरी जिंदगी भ्रम बना रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ, IIT में जाने का और कुछ फायदा हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, इतना फायदा तो हो गया कि IIT में जाके कुछ खास उपलब्धि नहीं होती, ये पता है। कह रहा हूँ IIT में जाने से और कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, इतना तो पता चल गया कि वहां जाके भी कुछ खास उपलब्धि नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा सब। एक तो टॉपिक उलझा हुआ हो, उसमें भी हम सब अलग अलग मोबाइल और उसमें लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। समय भी थोड़ा ही है अपने पास, उसमें समेटना भी है हमको। तो इस जगह से देखेंगे ना, समझदारी और जिम्मेदारी को हासिल करने के लिए शरीर एक साधन है। शरीर का प्रयोग करके ही हम उस समझदारी को हासिल भी कर सकते हैं और उस समझ के साथ समाज और व्यवस्था में जी भी सकते हैं। इसलिए शरीर ही पहला और महत्वपूर्ण साधन है, बाकी सब साधन तो शरीर के बाद है, बाद है। जी, जब तक योग साधना चेतनता में नहीं आएंगे तब तक वो हम अपने शरीर में जो चक्र होते हैं वो जागृत नहीं होंगे, तब तक हमें एक्टिविटी भी पहचान नहीं होगी। अब इस पर कमेंट नहीं करता हूँ कि वो चक्र शरीर में है कि जीवन में है, पर इतना पक्का बता सकता हूँ कि जागृति जो है, समझदारी जो है, वो तो जीवन में है।
तो लौट करके अगर चक्रों को ढूंढने जाएंगे ना, अगर ढूंढने जाएंगे तो वो जीवन की क्रियाओं में ही उसका वजूद है, शरीर पर उसका प्रभाव तो हो सकता है। जीवन की समझदारी का प्रभाव तो कुछ शरीर पर देखा जा सकता है। वस्तुतः पूछेंगे तो चक्र अगर यहां होंगे तभी जीवन के साथ रहेंगे, अगर शरीर में होंगे तो शमशान घाट में निवर जाएंगे कि नहीं, निवर जाएंगे। सामान्य रूप से आप स्थूल सूक्ष्म की बात कह रहे थे, ये जो बाहर जो शरीर होता है ना, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, ये वाले को। ये जो 5 क्रियाएं जहां घटित हो रही है ना, ये इसको सूक्ष्म कहते हैं। ये जो ऊपर वाला जगह जहां हो रहा है ना, अनुभव और बोध का, उसको कारण कहते हैं। तो अगर अलग अलग ही बांट के कहना हो तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कई बार लोग सूक्ष्म और कारण को मिला के एक ही नाम दे लेते हैं, सूक्ष्म। ये आपका चॉइस है कि आप कौन से दर्शन को पढ़ के किस आधार पर नाम देते हैं। नीचे वाला स्थूल, जो बाहर शरीर है वो स्थूल, ये जो सर्कल में दिख रहा है वो सूक्ष्म, ये जो ऊपर दिख रहा है कारण। स्थूल सूक्ष्म कारण परंपरागत शब्द हैं, उन्होंने पूछ दिया था एक दिन तो मैंने सोचा प्लेस कर देता हूं। तो योग उसमें आते हैं। कारण, कारण ये अनुभव और बोध कारण है, नीचे की इच्छा विचार आशा का आधार है। परंपरागत भाषा में कहिएगा तो ये कारण है, ये नीचे कार्य है। ये नीचे वाला जो चलता है उसका आधार ऊपर वाला है, इसलिए उसको कारण कह रहे हैं। कारण, कारण। यहां शरीर है ना, बाहर व्यवहार कार्य स्थूल शरीर से ही तो करेंगे। लिख दीजिए यहां शरीर चाहे तो स्थूल शरीर, तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ऐसा है। समझदारी जिम्मेदारी से जीवन जिए हैं और अभी शरीर नहीं चला रहे तो देवी देवता। हम ही मानव है, हम ही दैत्य हैं। बिल्कुल हम ही देवता हो सकते हैं, हम ही दैत्य भी हैं। तो इस दर्शन में देखिएगा तो जो उल्टा पुल्टा जीने वाले लोग हैं ना, उनके लिए 2 शब्द है, पशु मानव और राक्षस मानव। वो पंचकोटि के मानव की बात कह रहे थे, तो थोड़ा वो भी बता देता हूँ कि उल्टा पुल्टा जी रहे हैं तो पशु मानव और राक्षस मानव। राक्षस मानव का मतलब जो दूसरे को तंग करता हो, पशु मानव का मतलब जो दूसरे से तंग होता। तो जो तंग कर रहा है वो राक्षस है, जो तंग हो रहा है बेचारा वो पशु है। दुखी तो दोनों ही है, इसलिए दोनों को अमानव कहा, अमानव कहा। ये तीनों शरीर जीवात्मा के साधन है। अभी आता हूं, आप किसको जीवात्मा कह रहे हैं ये आपको तय करना पड़ेगा, ठीक है, तय करना पड़ेगा। हम अलग अलग परंपराओं के जो शब्द लाते हैं तो उसमें वो कठिनाई बैठेगी। चूंकि मैं उस ट्रेडिशन को नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो थोड़ा उसको भी बता देता कि कैसे वहां देखते हैं, यहाँ कैसे देखते हैं वो तो बता दिया, वहां कैसे देखते हैं उसमें नहीं घुसता हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसका एक्सपोजर नहीं है। वही तो ऐसा देखिएगा ना, तो ये जीवन के व्यवस्थित होने का डिजाइन दिखता है, डिजाइन दिखता है। तो देवी देवता यहां इस तरह से पहचाने। ईश्वर देखिएगा इस दर्शन में किस रूप में देखें, यहां देवी देवता और ईश्वर में अंतर करते हैं। इस दर्शन में अगर ईश्वर को देखिएगा ना तो व्यापक के रूप में पहचाना है, सर्वत्र व्याप्त होने वाली वस्तु के रूप में ईश्वर को पहचाना है। कि ये ईश्वर वस्तुतः कैसा महसूस होता है उसको अगर देखेंगे ना तो उसको भी 1 मिनट के लिए यहां पे बता देता हूं। इस जगह से अगर ईश्वर को देखेंगे ना, सुन लीजिए तो थोड़ा बहुत पकड़ में आ जाएगा, बाकी कभी आगे मिलेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। ये मन की जगह से ईश्वर को देखते हैं ना तो खाली स्थान के रूप में समझ में आता है, सर्वत्र व्याप्त वस्तु के रूप में, खाली स्थान के रूप में समझ में आता है। यहां वृत्ति से जब उठ करके ईश्वर को देखते हैं ना तो ईश्वर नियमों के रूप में समझ में आता है, नियम के रूप में समझ में आता है। यहां से जब देखते हैं ना, चित्त की जगह से जब देखते हैं
तो वो न्याय स्वरूप समझ में आता है, यहां से देखते हैं तो वो धर्म स्वरूप समझ में आता है, और यहां से देखते हैं तो वो सत्य स्वरूप समझ में आता है। तो ईश्वर का जो अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस है वो क्रमशः सत्य के रूप में, धर्म के रूप में, न्याय के रूप में, नियम के रूप में और खाली स्थान के रूप में, व्यापक वस्तु के रूप में, वो एक ही वास्तविकता है जिसको अलग अलग जगह से खड़े होके हम देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ही आम को जीभ से देखते हैं तो कुछ और पता चलता है, नाक से देखते हैं तो कुछ और पता चलता है, उसका छू के देखते हैं तो कुछ और पता चलता है कि नहीं। वैसे ही उस व्यापक वस्तु को अनुभव की जगह से देखते हैं तो वो सत्य स्वरूप समझ में आता है, बोध की जगह से देखते हैं तो वो धर्म स्वरूप समझ में आता है, चित्त की जगह से देखते हैं तो वो न्याय स्वरूप समझ में आता है, वृत्ति की जगह से देखते हैं तो वो नियम स्वरूप समझ में आता है, और मन की जगह से देखते हैं तो वो सर्वत्र व्याप्त व्यापक वस्तु के रूप में या खाली स्थान के रूप में समझ में आता है। ऐसा अगर यहां पर देखेंगे ना तो अब ये सब कनेक्शन आप बैठा सकते हैं। सत्य के रूप में ईश्वर को देखेंगे तो परमानंद, धर्म के रूप में देखेंगे तो आनंद, न्याय के रूप में देखेंगे तो संतोष, नियम के रूप में देखेंगे तो शांति। ऐसा एक एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन देखा जा सकता है, बट कोर आइडिया ये है, कोर आइडिया ये है कि ईश्वर को यहां पर देखेंगे तो नियम के रूप में, न्याय के रूप में, धर्म के रूप में, सत्य के रूप में समझ में आता है। और इसमें देखने वाला कौन है? यही देखने वाला है, आप ही देखने वाले हैं। ये मैं है जो तीनों चीज को देखता है। देखना का मतलब महसूस करना, पता करना। स्वयं को भी देख पाता है, शरीर और बाहर की जड़ प्रकृति को भी देख पाता है, और उस व्यापक को भी देख पाता है। ये मैं है जो तीनों को एक्सपीरियंस कर पाता है। स्वयं के होने का भी हमको पता चलता है, बाहर ईंट पत्थर के होने की भी गवाही हम ही दे पाते हैं। ईंट पत्थर खुद अपना गवाही नहीं देता, हम ही देते हैं। व्यापक के होने की गवाही भी आदमी देता है, उसका भी एक्सपीरियंस जो होता है वो इसी चैतन्य को होता है, इसी मानव को होता है। तो ब्रह्म या व्यापक, ब्रह्म का ही मतलब यही है, सब जगह फैला हुआ। ब्रह्म का लिटरल मतलब है फैला हुआ। जी जी, कुछ दर्शनों में आकाश को ब्रह्म कहते हैं, उपनिषद का वो है। ब्रह्म का कार्य तो कुछ नहीं, नहीं, ब्रह्म का कार्य कुछ भी नहीं, ब्रह्म में क्रिया भी नहीं है, कार्य तो छोड़िए। ब्रह्म स्वयं क्रिया भी नहीं है, वो नियम रूप में है, न्याय रूप में है, धर्म रूप में है, सत्य रूप में है, जो अनुभव करने की वस्तु है। ऊपर और नीचे देखिएगा तो समझने की वस्तु है। जी, वही ब्रह्मांड का मतलब ही यही होता है। जो पूरा ये गैलेक्सी को देखते हैं ना मोटे तौर पर, तो अंडाकार दिखता है। तो ब्रह्म में जो वो प्रकृति संपृक्त है अंडाकार रूप में, उसको ब्रह्मांड नाम दिया है। ब्रह्म में जो अंडाकार रूप में प्रकृति दिखाई देती है, लगभग अंडाकार शेप है उसका। ठीक है, सामान्य धरती का भी शेप देखिएगा तो वैसा ही दिखता है जी, संतरे जैसा, नारंगी जैसा, अंडाकार, जो भी नाम दीजिए। जो घूम भी रहा है सोलर सिस्टम में, आप वो देखिएगा तो अंडाकार पथ है। तो ब्रह्मांड का मतलब वही है। ब्रह्म में जो अंडाकार रूप में प्रकृति समाहित है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। दृष्टि से देखने जाएंगे ना तो ईश्वर में क्रिया नहीं है, कोई भी क्रिया जो भी है वो इकाई में है। ईश्वर क्रिया शून्य है, होना है, नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, है, क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं होने का यही मतलब नहीं है कि उसका कुछ महत्व नहीं है। यहाँ सत्य रूप में समझ में आता है, धर्म रूप में समझ में आता है, न्याय रूप में समझ में आता है, नियम रूप में समझ में आता है। फायदा क्या होगा? नियम को समझेंगे तो आप नियम पूर्वक जी सकते हैं, न्याय को समझेंगे तो न्याय पूर्वक जी सकते हैं, धर्म को समझेंगे तो धर्म पूर्वक जी सकते हैं, सत्य को अपने में महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे तो सत्य पूर्वक जी सकते हैं।
विचार किया जाए। धर्म का मतलब आज का तथाकथित धर्म नहीं, धर्म का यहाँ मतलब है व्यवस्था। जितनी जगह भी धर्म का प्रयोग किया ना, व्यवस्था, मानव व्यवस्थित होकर जीने लगे, इस रूप में मानव के लिए समाधान ही धर्म है। समझदारी के आधार पर जो समाधान है या जो मानवीय आचरण से जीना है, वो मानवीयता ही मानव धर्म है या समाधान ही मानव धर्म है। जो भी नाम देना हो आप दे लीजिए। धर्म का मतलब है उसके व्यवस्थित होने का डिजाइन क्या है। तो इस दर्शन में धर्म कोई बाहर से ओढ़ने बिछाने की वस्तु नहीं है, स्वयं की व्यवस्था को पकड़ने की बात है। हम किस आधार पर अपने में व्यवस्थित होते हैं, ठीक, किसको हम धारण किए हुए ही हैं या किसके धारण होने से हम व्यवस्थित होते हैं, उसको धर्म का है। धर्म शब्द का मतलब भी वही होता है। धर्म का, धारणा का, धारण का, सबका धातु एक ही है। मध्यस्थ दर्शन के प्रादुर्भाव से पहले कोई व्यवस्था धर्म के रूप में थी या नहीं थी? नो कमेंट्स ऑन दैट। हमारा एक ही लाइन इस बारे में कहना है, किसी ने कुछ समझाओ तो भी, नहीं समझाओ तो भी, आज समझाओ तो भी, पहली बार समझाओ तो भी, पहले बहुत लोगों ने समझ लिया हो तो भी, मूल मुद्दा ये है कि हम समझ सकें, आप समझ सकें और हम आप तृप्ति पूर्वक जी सकें। ये सच्चाई है कि हम भी समझने के प्रोसेस में हैं, आप भी समझने के प्रोसेस में हैं। तो हम आप मिल करके इसको समझ लें, जी लें, आगे बढ़ लें, ये बुद्धिमत्ता है। मैं तो मैं कहानी जो सुना रहा था ना, वो फिर से सुना देता हूँ कि एक अंधा एक बार कमरे में फंस गया, ठीक, तो ऐसा छू छू के दरवाजा ढूंढ रहा था, ठीक, तो ऐसा छूते छूते जाए और जब दरवाजे के पास आए ना, तो संयोग ऐसा कि उसको खुजली आ जाए, तो अपना सिर खुजलाने लगे और ऐसा आगे बढ़ जाए, फिर ऐसा दरवाजा। तो जब एक अवसर आता है ठीक को समझने का, ठीक जीने का, उस समय दरवाजे से निकलने के बदले हम 10 तरह के खुजली वाले सवाल पूछने लगते हैं। उसमें वो समय गुजर जाता है, फिर इतना कंफ्यूजन फैल जाएगा कि इसमें से ठीक निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा किसी महापुरुष का और किसी दर्शन का। अगर अभी दरवाजा पकड़ के निकलने और ठीक होने के बदले अगर चक्कर मारने का काम शुरू किए ना, तो फिर वेट करना पड़ेगा किसी महापुरुष का, किसी दर्शन का, जो फिर से एक दरवाजा दे इसमें से निकलने का। मानव मन का ये वाला जो मन है ना, इसका डिजाइन ये है कि जब वो रास्ता निकलता है ना, तो उसमें चलने के बदले 10 अपने ही प्रश्न पूछ करके उसी में उलझ जाता है, उलझ जाता है। अपनी नीड पर फोकस्ड रहना जरूरी है। हमारी जरूरत क्या है? अभी हमारी जरूरत तो यह है कि हम अपने में सुख को, शांति को, संतोष को, आनंद को, परमानंद को स्थिर कर सके। उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, जो समझ चाहिए, जो भाव चाहिए, उस पर काम करने, ठीक है। उसको नहीं किए तो पुराने महापुरुष तो फेल हो ही गए हैं, उसकी गवाही है हम सब। पुराने लोगों ने जो कुछ भी किया, उस समाज और व्यवस्था के ठीक होने की जगह से, मेरे आपके ज्ञान होने की जगह से तो फेल हो गया, ठीक है। एक और को फेल करना है कि पास करना है, वो हमारा आपका निर्णय है जी। निर्णय पहले सारी दवाई खा के भी, ठीक, करके भी आज ज्ञान की हालत में नहीं है। समाज और व्यवस्था की हालत तो खराब है ही, अपनी भी ठीक नहीं। तो लग करके उसको भरने का, पूरा करने का काम करें, या अनावश्यक मेढक तोड़ने वाले प्रश्नों में उलझ जाए, ये पहचानना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कई बार महत्वपूर्ण को छोड़ करके हम गैर महत्वपूर्ण में उलझ जाते हैं। किसी को इन चीजों पर शोध भी करना हो ना, तो बुद्ध की कहानी हमको बहुत अच्छी लगती, भगवान बुद्ध की, कि उन्होंने, किसी ने कहा उनसे ये सारे सवालों को पूछा, तो उन्होंने कहा देखो मैं तो वैद्य हूं, ठीक है, अगर तीर लगा हुआ तुम मेरे पास आओगे तो हम अभी ये हिसाब नहीं ढूंढेंगे कि जिसने तीर मारा था वो जानबूझ के मारा था कि गलती से लग गया, ठीक।
तुम्ही को मारना चाहता था कि किसी और को मारना चाहता था, दुश्मनी 10 साल से थी कि 100 साल से थी, ये हिसाब नहीं लगाएंगे। हम तभी देखेंगे कि तुमको तीर है, घाव है, उसको निकालेंगे, उसको भर देंगे। तुम हिसाब लगाते रहना, तीर किसने मारा नहीं मारा, ढूंढते रहना। तो ऐसे ही सुखी हो लिया जाए पहले इससे, फिर हिसाब लगाते रहा जाए, पहली बार हुआ कि आखिरी बार हुआ, कि पहले किसने किसने कहा नहीं कहा, अलग अलग दर्शनों का तुलनात्मक समीक्षा विवेचना सब करते रहा जाए। पर ये तीर निकाल के करेंगे ना तो सुकून में रहेंगे और ठीक से कर पाएंगे। तीर धसे हुए में उसको करने चले जाएंगे तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां खून गिरेगा और पीरा में कराते रहेंगे, ये पक्का है। अब इतना विवेक भी तो वो हमारे अंदर। जी दीदी, उसी विवेक के लिए तो इतना कहानी सुना रहा हूँ। उसी विवेक के लिए तो कहानी सुना रहा हूँ कि दरवाजा दिख रहा है तो उससे बाहर निकलेंगे कि पूरे कमरे का दोबारा से चक्कर लगाना है, वो हमारा आपका निर्णय है। जी जी कहिए कहिए कहिए, माइक दे दीजिए जी इनको। अरे लीजिए माइक से कहिए। अब तक जैसे इसको आप मान्यता कहते हैं, वेद शास्त्रों में ब्रह्म को परमपिता परमात्मा का नाम दिया है और ब्रह्म कर्ता भी बताया है, सृष्टि रचयिता बताया कौन है। से वेद में कर्ता, कौन से वेद में कहा है? ब्रह्म पुराण में बताया है। कौन से वेद में? वही तो पूछ रहा हूँ, अब बात हो जाए ना भी। हाँ, कौन से वेद में ब्रह्म को कर्ता कहा है? निकालिए श्लोक, बात करेंगे। एक तो ठीक बात करेंगे, ठीक तो पता चल जाएगा। दूसरा, मुझे इस बात में बहस नहीं करना कि वेद में क्या कहा है क्या नहीं कहा है, ठीक है? वो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि वेद को मानने वाले ही वेद के बारे में एक मत नहीं है। उसी अद्वैत वेदांत को खोल करके देख लीजिए, ब्रह्म को कर्ता नहीं मानता है। उसी आर्य समाज में देखिए कर्ता मानता है, और दोनों वेद मानते हैं, दोनों वेद मानते हैं। अद्वैत वेदांत वाले भी वेद मानते हैं जो ब्रह्म को कर्ता नहीं कहते हैं। आचार्य शंकर को खोल खोल के पढ़ लीजिए, ठीक है? आर्य समाज वाले कहते हैं, तो मैं तो मानता हूं कि वेद को पढ़ने वाले पहले आपस में एक मत हो जाएं, तब हम उस पर कुछ बात कर पाएंगे। आज गुरु लोगों ने भाषण किए हैं, वो अंतर आया है। वही तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो पहले उस पर काम होना चाहिए, तब बात हो सकती है, उस पर हो सकता है। बढ़िया, तो मैं समेट के देखिए, अब ऊपर से बता देता हूं सारांश के रूप में। अस्तित्व का सहअस्तित्व पूर्वक जो होना है ना, अस्तित्व की जगह से देखिएगा तो अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है। जिसको हमने व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में पहचाना था, इकाई को ऊर्जा संपन्न पहचाना, स्वयं में व्यवस्था पहचाना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी पहचाना। सहअस्तित्व की जगह से अगर एक एक इकाई ऊर्जा संपन्न है, स्वयं में व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रही है, तो पूरी प्रकृति व्यवस्था ही तो बनेगी। अलग अलग व्यवस्था के इकाइयों को लेंगे और वो आपस में भी व्यवस्था पूर्वक जी रहे हैं, तो पूरा मिला के भी तो व्यवस्था ही बनेगा। अव्यवस्था तो तभी बनती है जब या तो हम आप अव्यवस्थित हो या मिलके अव्यवस्था करें। तो प्रकृति अस्तित्व अगर सहअस्तित्व पूर्वक होगा ना, तो प्रकृति स्वाभाविक रूप से परस्पर पूरकता के रूप में चारों अवस्थाओं के बीच व्यवस्था ही बनेगी। इसको आदमी समझता है तो वही समाधान है। अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में, प्रकृति को व्यवस्था के रूप में समझने का नाम ही समाधान है। तो बेसिकली एक लाइन में कहेंगे तो सहअस्तित्व को समझने का नाम समाधान है। सहअस्तित्व को शरीर के साथ जब हम समझते हैं ना, तो समृद्धि को प्रमाणित करते हैं सुविधा की आवश्यकता को पहचान के। सहअस्तित्व को जब शरीर के साथ हम प्रमाणित करते हैं, पहचानते हैं, जीते हैं, तो सुविधा की आवश्यकता पहचान के समृद्धि इंश्योर कर लेते हैं। मानव मानव संबंध में देखेंगे तो सहअस्तित्व ही अभय है। मानव मानव एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व पूर्वक जिए, परस्पर पूरकता पूर्वक जिए, वही अभय है।
वही विश्वास है, और सहअस्तित्व तो सहअस्तित्व है ही। तो ये दिखता है कि ये जो चारों मानव लक्ष्य भी है, ये उसी सहअस्तित्व का अलग अलग स्तर पर एक्सप्रेशन है। जीवन में उसी सहअस्तित्व को समझने को समाधान कहा है। शरीर के साथ सहअस्तित्व को पहचान के जीने के अर्थ में समृद्धि है। मानव मानव संबंध में सहअस्तित्व का नाम अभय है, और सहअस्तित्व तो सहअस्तित्व है ही प्रकृति के साथ। इसी अभय को या विश्वास को जब फैला करके देखने जाते हैं तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, ये सब भाव के रूप में पहचान में आता है। तो ये जो मानव मानव संबंध में यहाँ अभय लिखा है, इसी अभय को फैला के देखते हैं तो संबंध में इन मूल्यों के रूप में, इन भावों के रूप में समझ में आता है। तो वस्तुतः मानव मानव संबंध में जब सहअस्तित्व को फैलाते हैं तो इन भाव के रूप में दिखता है, इन भाव के रूप में दिखता है। मानव को देखेंगे तो वो तो मैं और शरीर का सहअस्तित्व है ही। मैं में संयम और शरीर में स्वास्थ्य, ये हमको जरूरत के रूप में दिखता है। और मैं में जो समझने की जगह पर देखिएगा तो जो ऊपर लिखा था सहअस्तित्व में अनुभव, तो मूलतः यही जो अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, यही मानव में अनुभव की क्रिया के रूप में दिखता है। यही जो प्रकृति की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, यही बोध की क्रिया के रूप में दिखता है। और इन्हीं जगहों पर व्यवस्था में सार्थक भागीदारी के रूप में चिंतन और आगे जो बाकी क्रियाओं को हमने पहचाना था वो दिखता है। तो कोर में अगर आप समेट के पूछेंगे तो मनुष्य के लिए ये सारे काम को समेट के एक लाइन में उसका अर्थ है सहअस्तित्व को समझना, सहअस्तित्व पूर्वक जीना। अगर पूरे को समेट के देखेंगे तो मानव के लिए ये दो ही काम है, पहला सहअस्तित्व को समझने का, दूसरा सहअस्तित्व पूर्वक जीने का। समझने में जितनी चूक हो जाती है, जीने में उतनी चूक होती है। समझने जीने में जितनी चूक होगी उतना हम परेशान रहेंगे, उतना दूसरों की परेशानी का कारण बनेंगे। तो सहअस्तित्व कोर है इस पूरे दर्शन के। अगर सारांश को देखिएगा तो सहअस्तित्व उसका कोर है, वही अलग अलग स्तर पर इन सब स्वरूपों में दिखता है, जिसको पिछले 7 दिन से विस्तार करने का हम काम कर रहे हैं। तो पिछले 7 दिन हम लोग धीरे धीरे नीचे से ऊपर चढ़ने का काम कर रहे थे, पहाड़ की चोटी तक। चोटी पे खड़ा होकर देखते हैं तो पूरा व्यू एकदम साफ सुथरा दिखता है, फिर बातें बहुत थोड़े में निबट जाती। तो अब अगर ऊपर से लौट के देखेंगे ना तो सहअस्तित्व का एक्सप्रेशन प्रकृति में परस्पर पूरकता के रूप में है, समाज में समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व के रूप में है, परिवार में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम के रूप में है, और मानव में देखिएगा तो अनुभव, बोध, चिंतन, इन क्रियाओं के रूप में है। ये सब का एक ही मतलब है, सहअस्तित्व को समझना, सहअस्तित्व पूर्वक जीना। कि नहीं? ऊपर से बहुत आसान है काम, कुछ मुश्किल नहीं है, पर वो ऊपर का व्यू देखने के लिए नीचे पहले पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तब दिखाई देता है, ऐसे नहीं दिखता है। बढ़िया। इतने के साथ देखेंगे ना तो मैं 10 मिनट का टाइम लेके ना शार्पली 10 मिनट में ये बता देता हूं कि लौट के करना क्या होता है। और इसको मत लिखिए, स्लाइड आपके पास है, बस बोर्ड पे सुन लीजिए, क्योंकि करने वाली चीज सुन ले वही अच्छा है। कॉपी को लिखने से तो आप करेंगे नहीं, कॉपी तो करेगी नहीं, करना तो हमको आपको है। तो मुझे लगता है उस पर थोड़ा बात कर देता हूं। तो 10 मिनट शार्पली टाइम लेके ना इसको सुन लीजिए, उतने से जितना कर पाएंगे वो कर सकें। हम सामान्य रूप से सजेस्ट करते हैं कि अगर समझने जीने का काम हमारी प्रायोरिटी में आए तो रोज 2 घंटे का समय हम निकाल सकें। जो नहीं निकाल पाते हैं 2 घंटा, वो अगर 1 घंटा निकालते हैं तो बाकी सारे समय को वैसे वैसे ही कम कर लीजिए। जिनके लिए 1 घंटा भी नहीं निकलता हो, ठीक है, आधा घंटा निकाल लें। जिनके लिए वो भी नहीं निकलता हो, वो ऐसा करें कि बाकी काम को करते हुए समय निकाल लें। किचन में खाना बना रहे हो, खाना बनाते हुए सुन लें, ठीक है। झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाते हुए भी सुन लें।
जिनको उतना भी समय नहीं मिल रहा हो वो अपने से एक सवाल पूछें कि समझदारी, सही समझ और सही भाव उनकी वरीयता में कहीं है भी कि नहीं। अगर झाड़ू लगाते हुए भी समय नहीं मिल रहा हो, ठीक है, खाना बनाते हुए भी समय नहीं मिल रहा हो, बर्तन धोते हुए भी समय नहीं मिल रहा हो, ठीक है, ऑफिस आते जाते भी समय नहीं मिल रहा हो, तब तो एक सवाल पूछने की जरूरत है कि ये समझदारी वरीयता में कहीं है भी कि नहीं। मैंने तो ये सारे को जो पढ़ने समझने का काम किया ना, ठीक है, वो आईआईटी में रहते हुए ही जब हमारी बीटेक और पीएचडी चल रही थी, उसमें भी मुख्य रूप से बीटेक, उस समय हमने पढ़ने का काम किया। संस्थान में रहते थे हम जहाँ, वहां से कॉलेज आने में लगभग 40-45 मिनट लगता था और 40-45 मिनट जाने में लगता था। रोज 1.5 घंटा टाइम हमको मिलता था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते थे, 45 मिनट एक रिकॉर्डिंग आधा सुनते आते थे, आधा सुन के चले जाते थे। कोई टाइम नहीं भी मिले तो वो 1.5 घंटा मेरे पास हमेशा था, जब हम रोज एक एक वीडियो 1.5 घंटे का सुन सकते थे या ऑडियो सुन सकते थे। आदमी ढूंढने जाता है अपने लिए तो दसियों तरह के क्रिएटिव उपाय निकाल लेता है। कई बार तो हम सोते थे अकेले तो रात में सोने के पहले रिकॉर्डिंग लगा देते थे, 10 मिनट 20 मिनट, जितना भी सोने के पहले गया कान में उतना तो जाएगा। वो समय तो कम से कम हमारा समय है। तो हम 2 घंटे के हिसाब से सब बता देते हैं, आप उसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और रिक्वेस्ट है कि लिखना रोक लीजिए अगले 5-7 मिनट के लिए। अगर 2 घंटे का समय हम निकाल पाते हैं ना, तो 1 घंटे का समय चाहिए पढ़ने या सुनने के लिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो सुनने के लिए। जो भी हमने सुना उसके बाद के 10 मिनट में मुख्य बातों को निष्कर्ष के रूप में लिख देना होता है। तो पूरे 1 घंटे के सेशन को आप देखेंगे तो 4-5 बातें मिलेगी जो निष्कर्ष के रूप में हम बताते। आप अगले दिन देखिएगा तो समरी करने में हम बेसिकली वही काम करते हैं, पिछले दिन के निष्कर्षों को बताने का काम करते हैं। हो सकता है आपके 2-4 और निष्कर्ष हों, उसको नोट कर लीजिए डायरी में, ठीक। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं 2 घंटे के हिसाब से सब बता देता हूं, आप अपना सेटिंग उस हिसाब से कर लीजिएगा। एक बार मुख्य बातें निष्कर्ष में आती है ना, तो इसके आधार पर आज की परिस्थिति में हम क्या क्या जीने में बदलाव करेंगे या कहां कहां इसको जीने में कैसे ला सकते हैं, ये सोचना भी जरूरी है। ये अगर नहीं सोचेंगे ना तो हमारी स्थिति उस बच्चे के जैसे होती है जिससे पूछिए न्यूटन का नियम क्या है तो बता देगा, ठीक। जिससे पूछिए गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है तो बता देगा, सवाल दीजिए तो एक नहीं बनेगा। थ्योरी को एप्लीकेशन में लाने के लिए, सिद्धांत को जीने में लाने के लिए उस पर सोचना जरूरी है। जितना हम अपने मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को उसमें लगाते हैं उतना वो प्रखर होता है। जितना उसको बचा के रखेंगे उतना नया और ओरिजिनल तो रहेगा, लेकिन किसी काम का नहीं होगा, वो बोथरा रहेगा। वो शार्प ही होता है, प्रखर ही होता है प्रयोग करने से। तो किनारे पे खड़े रह के स्विमिंग नहीं सीखा जा सकता। बच्चा को आप जो पढ़ाते हैं सब वो क्लास में सुने, घर में लौट के उस पर कुछ खुद से नहीं सोचे, खुद से नहीं विचारे। जो आप कहेंगे रट्टू तोते जैसा उतना दोहरा देगा, कर कुछ नहीं पाएगा। उसकी हालत ऐसे ही होती है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। सुने ना कहानी हो, ठीक है, क्यों कबूतर फंसे रहता है और वही गाते रहता है, तोता फंसे रहता है, फंसे हुए यही गाते रहता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। तो इस सिद्धांत को अपने जीने में सोचने के लिए 30 मिनट लगाने की जरूरत है। जिंदगी में बहुत सारे अवसर ऐसे हुए होंगे जहां विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम के बदले हम अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा कर गए। अब इस सिद्धांत के साथ लौट करके देखें कि पहले जहां मैं ऐसा नहीं जी पाया था वहां अब कैसे जी सकता हूं। इसको 10 मिनट सोचने का काम कर लें और सब मिला के जो उपाय समझ में आया कि ये करेंगे उसको करें। उदाहरण के लिए सुनते समय मैं कह रहा हूं कि एक निष्कर्ष यहां निकालें कि अगले को जब भी सुनेंगे तो उसके सारे कचरे में से उसकी जरूरत क्या है उतने भर को ही सुनने का काम करेंगे। हो सकता है वो सुने तो पहले जो दूसरी जगहों पर आपको गुस्सा आ जाता था अब ना आएगा। तो ये निष्कर्ष यहां अपने जीने के संदर्भ में आ जाए।
कि पहले सुविधा और संवेदना को शरीर के सुखी होने के लिए जो देखते थे, अब उसको स्वास्थ्य के लिए देखेंगे। तो खाने की प्लेट में खाना डालते समय उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे, ना कि स्वाद की दृष्टि से। ये निष्कर्ष तो पहला पार्ट ये है। दूसरा, दिन भर के जीने में होश पूर्वक महत्वपूर्ण है, सजगता महत्वपूर्ण है, अवेयरनेस महत्वपूर्ण है। अवेयरनेस नहीं होगा तो वही पुरानी गाड़ी चलती रहेगी जैसा चल रहा है, फिर कोई बदलाव नहीं होगा। तो होश पूर्वक जब जिस काम को कर रहे हैं तब उससे जुड़े निष्कर्षों को अपने आचरण में लाना। तो जब खाना खा रहे हैं तब ये ध्यान रहना जरूरी है कि स्वाद में सुख नहीं है, स्वाद शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। क्लासरूम में ध्यान आएगा और खाते समय ध्यान नहीं रहेगा ना, तो खाएंगे उसी पुराने पैटर्न से, नया पैटर्न कहाँ आएगा। बच्चे को पढ़ाते समय व्यवहार याद रहेगा, उसके नियम याद रहेंगे तो व्यवहार ठीक हो पाएगा। घर में बच्चों के साथ जीते समय, पति पत्नी में जीते समय वो ठीक समझ में आएगा संबंध, तब वहां ठीक से जी पाएंगे। क्लासरूम में समझने भर से थोड़ी बात चलेगी। तो दिन भर में जब जिस काम को कर रहे हैं तब उससे जुड़े निष्कर्षों को अपने आचरण में लाएं। किसी कठिन परिस्थिति में जाना पड़ता हो, जिनके साथ विरोध ही आ जाता हो, अपमान ही आ जाता हो, झगड़ा ही हो जाता हो, संभावना है कि बातें उलझ ही जाती हैं, वहां जाने के पहले 5-10 मिनट का समय लेकर के उन निष्कर्षों को याद रख लें, ध्यान में ले आए, जिसको ध्यान में रखने से झगड़ा नहीं हो। तो जैसे मैं एक सिंपल बात कहता हूं कि अपमान और विरोध करते हुए व्यक्ति के लिए भी ये बात दिख सके कि मूल में वो भी शुभ चाहता है, ना समझी बस गलती और अपराध कर रहा है। ये निष्कर्ष ध्यान में रख के जाएंगे ना, फिर वो गुस्सा ही करेगा तो उस समय उसको देख पाएंगे। ध्यान में रख के नहीं गए हैं तो उसकी गाड़ी तो पहले से पटरी से उतरी है, हमारी भी उतरने के लिए तैयार बैठी रहती है। तो कठिन परिस्थिति के इन निष्कर्षों को ध्यान में रख के जाने से उसके होश में रहने की संभावना अधिक होती। तो मैं तो सुनने की जो वो 4-5 बातें कह रहा था, कठिन सिचुएशन में जब भी जाना हो तो हम निश्चित रूप से उसको ध्यान में रख के जाते, उसका असर दिखता है, हमको कोई गुस्सा नहीं आता। और अगर उसको 24/7 ध्यान में रखने लगे तो बात ही खत्म होगी। लेकिन 24/7 न भी ध्यान रख रहे हैं, कम से कम कठिन सिचुएशन में तो ध्यान में रहे। घर में चल रहे हैं, आंख खोल के नहीं भी चलेंगे तो चल जाएगा। रोड की ट्रैफिक में चल रहे हैं और आंख बंद करके चलेंगे, लाश मिलेगी 2 मिनट में, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कठिन परिस्थिति में ये होश रहना बहुत जरूरी है। सामान्य में नहीं, थोड़ा चूक भी जाएगा तो चल जाएगा। कठिन में जैसे ही चूका, एक्सीडेंट के लिए तैयार रहेंगे, खट से गाड़ी पास। सामने वाला बचा ले तो वही सामने वाला इतना बुद्धिमान है, उसके लिए अगली बार उसको शिविर में लाना पड़ेगा। तो हम नहीं बता सकते हैं कि सामने वाला बचाएगा कि नहीं आपको। अगर वो नाराज बैठा होगा तो सामने वाला पहले से दंड देने के लिए बैठा होगा, तो आप गिरेंगे एक, वो लात मारेगा ऊपर से 2 और। तो ये कोर बात है। इसके साथ देखेंगे ना, तो आखिरी बात है कि रात में सोने के पहले 10 मिनट का समय निकाल के ये देख पाए कि दिन भर हमने जितना सोचा था जीने के, उसमें क्या कर पाए, जो नहीं कर पाया उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और ये पुराना बैकलॉग आगे लेके चलने के बदले हर रोज की बातों के लिए दूसरे को क्षमा कर सकें, ताकि हमारा घाव अंदर न बने, और हमने कुछ गलती कर दिया तो क्षमा मांग सकें, ताकि घाव दूसरे में न बनाए। और नीचे कोई बात नहीं है, उतनी ही बात कह रहा था। और समेट के मैं बता दूं, अगर कोई एक ही चीज ले जाना हो ना, पूरे में सब छूट जाए, तो मानव के लिए जो ये बात कही ना कि मानव मूलतः अपना सुख समृद्धि चाहता है, हमारा भी सुख समृद्धि चाहता है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है। गलतियां जो होती हैं वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी किसी जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। कि जैसे मैं सुख समृद्धि चाहता हूं, अपना भी दूसरा भी,
वैसे हर मानव या जिस मानव को भी हम देख रहे हैं, कम से कम उस मानव के लिए दिखे, पहली चीज मैं कहता हूं कि उसका कपड़ा बाद में दिखे, उसका रंग रूप बाद में दिखे, उसका चेहरा मोहरा बाद में दिखे, उसका बाल बाद में दिखे, उसका मोबाइल बाद में दिखे, उसका व्यवहार ठीक है कि नहीं है वो बाद में दिखे, पहले उसने मेरे साथ क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है वो सब बाद में दिखे। पहली चीज उस मानव के लिए ये देख सके हम कि वो मूलतः सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना सुख समृद्धि चाहता है, मेरा भी सुख समृद्धि चाहता है, और गलतियां जो भी उससे होती हैं वो समझ के अभाव में, योग्यता की कमी के कारण अपनी किसी जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। तो मानव के लिए ये कोड बात दिखे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि उसका कपड़ा बाद में दिखे, उसका रंग रूप बाद में दिखे, उसका चेहरा बाद में दिखे, उसका धनपद बाद में दिखे, ठीक है, उसने पहले हमारे साथ क्या व्यवहार कर रखा है नहीं कर रखा है वो बाद में दिखे, अभी क्या व्यवहार कर रहा है नहीं कर रहा है वो बाद में दिखे। पहली चीज ये दिखना शुरू हो कि वो मूलतः मेरे ही जैसा मानव है। उसको एकदम स्टार्ट से कर देता हूं, वो मूलतः मेरे ही जैसा मानव है, मेरा संबंधी है, क्योंकि हम संबंध को देख पाए तो हमको संबंध दिखाई देता है। तो दूसरा व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरे जैसा मानव है, मेरा संबंधी है, वो भी सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, शुभ का मतलब सुख समृद्धि चाहता है, मेरा भी शुभ सुख समृद्धि चाहता है। गलतियां जो भी उससे होती हैं वो नासमझीवश, योग्यता के अभाव में, अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। तो आदमी की जो सारी गलती है वो अपनी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने में है। तो गलतियां तो रहेंगी, अगर हमारे में भी क्रोध आ रहा है तो गलती है, आप भी क्रोध कर रहे हैं तो गलती है। लेकिन वो गलती करते हुए व्यक्ति के लिए भी ये बात देख सकें कि वो भी मेरे जैसा मानव है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वो भी मेरे जैसा मानव है, मेरा संबंधी है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ सुख समृद्धि चाहता है, मेरा भी शुभ सुख समृद्धि चाहता है, और गलतियां जो भी होती हैं उससे या हमसे वो नासमझीवश, योग्यता के अभाव में, नासमझीवश, योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये कोर बात हमको आदमी के लिए दिखता रहे, उस पर जब भी नजर पड़े तो, और ये देखने के लिए आदमी के बारे में कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। जैसे हमको गाय दिखाई देती है तो हमको ये दिख जाता है कि वो घास खाती है, दूध देती है, गोबर देती है। आंवला सामने रखा हो, उसको देखते ही उसका स्वाद, उसका बाकी सब हमको दिखता है कि नहीं दिखता है? एक बार परीक्षण करके देख लिए हैं तो सब दिखाई देता है। जिन्होंने बीमारी के इलाज में उसको यूज किया है, वो आंवला सामने आते ही सारी बीमारियों का इलाज भी याद आ जाता है। जब इतनी सारी चीजें हमको याद आती हैं, आ सकती हैं, आ जाती हैं, तो मानव को देखने के लिए इस मूलभूत सच्चाई का क्यों नहीं प्रयोग कर सकते कि अगला मानव, अगला भी मेरे जैसा मानव है, मूलतः मेरा संबंधी है, वो भी सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ सुख समृद्धि चाहता है, मेरा भी शुभ सुख समृद्धि चाहता है, और गलतियां जो भी होती हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने लिए तो आदमी मान ही लेता है। गलतियां जो भी होती है उससे वो नासमझीवश, योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये कोर बात हमको आदमी के लिए दिखता रहे, फिर बताइएगा हमको गुस्सा करके आता है कि नहीं आता है। इसके प्रति वो होश, वो सजगता, वो अवेयरनेस बना रहे और फिर अब आगे गुस्सा आए तो देखिएगा कि गुस्से का कारण अगले का गलत व्यवहार था
या आपका इस बात से ध्यान हट गया ये गुस्से का कारण था? अभी हम हर बार गुस्से का कारण का ठिकरा फोड़ देते हैं अगले पर। ठीक है, अगर अगले पर गुस्से का ठिकरा फोड़ दिए तो ठीक अगला करेगा। एक बार ये दिखने लगे कि ये मूलभूत सच्चाई से मेरा ध्यान हट जाता है, तब हमको गुस्सा आता है। तो अपने पास काम है, ध्यान को हटा के उस मूलभूत सच्चाई पे ले आए और गुस्से से बाहर निकल आए। इस विधि से सुन के देखिएगा अगले को कि सुनना ठीक होता है कि नहीं, बोलना ठीक होता है कि नहीं। ये एक प्रिंसिपल पकड़ के देखिएगा, कम से कम यहाँ से शुरू करिए। बाकी जितनी चीजें और इसमें जोड़नी हो वो जोड़ते रहिएगा। इस पर डाउट होने लगे तो अपने लिए ये सारा सवाल पूछ लीजिएगा, मैं सही समझना चाहता हूँ कि नहीं, सही जीना चाहता हूँ कि नहीं, सही समझ सकता हूँ कि नहीं, अपना सुख और सुख समृद्धि चाहता हूँ कि नहीं, दूसरे का भी चाहता हूँ कि नहीं, और मुझसे जो गलतियां होती हैं वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होता है कि नहीं। अपने लिए सवाल पूछ लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो जो राजहंस के बारे में कहते हैं कि दूध और पानी मिला हुआ हो, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, दोनों अलग कर देता है। तो ऐसा विवेक विकसित हो जाएगा। बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। आप सभी को हमारा नमस्ते। और एक मिनट क्लोज करने के पहले दो बात बता दूं। 2 बजे जब हम मिलेंगे ना, तब 7 दिन से तो हम बोल रहे हैं, हम सोचते हैं थोड़ा आपका भी फीडबैक सुन ले। ठीक है, कुछ बहुत अर्जेंट क्वेश्चन होगा तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, अन्यथा आपका फीडबैक सुनना चाहूंगा। तो 2-2.5 मिनट का समय लेके ना अपना नाम बता दें, क्या बात समझ में आई वो बता दें, और आगे जीने में अप्लाई करने के लिए क्या सोच रहे हैं वो बता दें। इतना शेयरिंग हम कर लेंगे। नमस्ते सभी को। आज ठीक है, तो बताइए, कुछ भी अर्जेंट प्रश्न हो तो बताइए, हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे, अन्यथा हम आराम से आपका फीडबैक सुनेंगे। फीडबैक सुने ना, बढ़िया। कुछ अर्जेंसी तो नहीं? थैंक यू। देखिए, फीडबैक में कुछ नहीं करना, आपको अपना नाम बता देना, कहाँ से है वो बता दें, क्या कर रहे हैं वो बता दें, और जो बात आपको पिछले 7 दिन में समझ में आई हो संक्षेप में उसको बता दें। पिछले 7 दिन में जो भी बात समझ में आई हो उसको संक्षेप में बता दें। क्या उसको आगे लेकर के आप करने का सोच रहे हैं उसको भी बता दें। इतना सार है। क्लोज करने के पहले मैं 2-3 चीजें और बता दूं। देश में कई सारी जगहों पे जीवन विद्या से शिविर होते रहते हैं। कानपुर है, बिजनौर है, हापुड़ है, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में रायपुर, बेमित्रा, इन जगहों पे होता। ऐसे अलग अलग जगहों पर आजकल जहां नहीं भी सेंटर्स हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, भोपाल में कर रहे हैं, साउथ इंडिया में भी कई जगहों पे कर रहे हैं। ये 2 शिविर जो अभी हमको पता उसको हमने डाल दिया है। अगर कानपुर कभी भी जा रहे हो तो ये 22 से 29 मार्च का शिविर है। ये 2 नंबर है जिससे संपर्क कर सकते हैं। बिजनौर का शिविर 18 से 24 मई का है, जाना चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको सर्च करनी हो तो YouTube पर जीवन विद्या सर्च करेंगे तो कई लोगों का मिल जाएगा। अगर मेरी रिकॉर्डिंग सर्च करनी हो तो जीवन विद्या श्याम कुमार लिख दीजिएगा तो बहुत सारे निकल आएंगे। उसमें सब तरह के हैं। परिचय शिविर ढूंढ के करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम कई तरह के शिविर करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन के शिविर हैं, कुछ अभ्यास के शिविर हैं, कुछ एडवांस लेवल के लोगों के हैं। आपके सुनने के लिए जो अभी सबसे ठीक रहेगा वो दिल्ली वाला एक परिचय शिविर है, हिंदी में है पूरा, वो आराम से सुन सकते हैं, दिल्ली वाला। और अपना नंबर मैंने नीचे लिख दिया है, बट मेरे नंबर रिसीव नहीं होते ज्यादातर समय, फोन पड़ा रहता है, बस ऐसे ही सेशन में रहता हूं। तो SMS अगर ड्रॉप करेंगे, SMS अगर लिखेंगे, व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं हूं मैं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज SMS लिखेंगे तो मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं जब भी खाली होऊंगा। तो SMS में अगर अपना नाम लिख के कोई भी जरूरी चीज हो तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम जब भी खाली होंगे हम वापस कॉल कर लेंगे आपको। इतना मैं कर सकता हूं। तो ये सूचना थी। आगे अभ्यास के लिए जो मैंने कहा कि रोज कुछ समय निकाल के सुनने पढ़ने का काम करेंगे तभी इसमें आगे गति हो सकती है। मन को वो खुराक रेगुलर देने का काम नहीं करेंगे तो 7 दिन 8 दिन का भोजन कितने दिन चलेगा जी? महीना 2 महीना अच्छा लगेगा आपको, लौट करके वापस धीरे धीरे उसी साइकिल पे अपने को आता हुआ पाएंगे।
एक दिन ड्राइविंग करें, 2 दिन करें, फिर 15 दिन छोड़ दें, फिर 3 दिन करें, फिर 3 महीना छोड़ दें, फिर 2 दिन करें, पहले स्टेप से हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो किसी जगह पर 2 एक्सपीरियंस है हम लोगों का जो आगे चलने की दृष्टि से बहुत उपकारी रहता है। पहला है कि रोज थोड़ा थोड़ा समय लगा करके इसको सुनने के काम को कर सके। आप इस शिविर की भी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनेंगे ना, आपको 100 बातें ऐसी दिखाई देंगी, 100 जो आप शिविर में रहते हुए नहीं सुन पाए। 1-2 नहीं, 100 मिलेगा आपको। शिविर में होने के बावजूद भी नहीं सुनाई पड़ता हमको, क्योंकि ध्यान बहुत सारी जगहों पर खोया रहता है। कई बार कुछ बातों को सुन के हम बहुत सारी घटनाओं में चले जाते हैं, तब तक यहाँ से कितनी सारी बातें कह दी जाती हैं। तो पहला जरूरी चीज होता है परिचय शिविर को अपने स्पीड से ऑनलाइन सुनना। ये जो परिचय शिविर अभी कर रहे हैं ना, इसी परिचय शिविर को यहाँ का सुनिए, कहीं का सुनिए, लगभग एक कंटेंट मिलेगा आपको। यहाँ का भी आ ही जाएगा अभी 2-4 दिन में, तो यहाँ का सुनना चाहे तो यहाँ का भी सुन सकते हैं, दिल्ली वाला सुनेंगे तो वो भी सुन सकते हैं। उसको क्रम से सुनना होता है। बच्चों को देना हो तो उनके लिए भीलवाड़ा का यूथ वर्कशॉप है जो देंगे तो उनको ज्यादा ठीक बैठेगा। आप सर्च करिएगा हमारे नाम से यूथ वर्कशॉप भीलवाड़ा, निकल के आ जाएगा। बच्चों को देना, बच्चों का मतलब 15 साल से लेके 25-30 साल के एज के बीच के लिए मैं कह रहा हूं। 15 से कम वालों के लिए अभी ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको बहुत मेरा। तो पहला चीज है कंटेंट को अपने स्पीड से सुनना। कम से कम एक बार अपने स्पीड से सुन सके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नोट बना सके। उसमें सुविधा होता है, आप पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पीछे जाना हो पीछे जा सकते हैं, सब सुविधा है आज के दिन मोबाइल में। यहाँ हमको नहीं रोक पाते आप उतना, उसको तो रोक लेंगे, वहां से हम चुप हो जाएगा, बटन दबा देंगे तो आराम से अपने स्पीड से कर सकते हैं। एक वो उपकारी है। दूसरा, सप्ताह में एक दिन 1.5-2 घंटे का समय निकाल करके ना हम ऑफलाइन मिल सकें एक दूसरे से और इस पर चर्चा कर सकें। कोई एक व्यक्ति थोड़ी प्रस्तुति कर दे, चर्चा कर दे, वीक में जो वीडियो देखे हैं उस पर बात कर लें, ऑफलाइन कर सकें तो बहुत अच्छा है। ऑफलाइन जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए ऑनलाइन के ऑप्शन पर भी सोचा जा सकता है। ठीक है, कुछ जगह पे चल भी रहे हैं, कुछ अगर आप में से भी अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे और ऑनलाइन करना होगा तो मैं किसी से बात करके उसको कनेक्ट कर दूंगा। मैं खुद तो ऑनलाइन के सेशंस एक ही चलाता हूं, पर वो अभ्यास सत्र है, वो आपके लिए नहीं होगा, वो पुराने लोगों के लिए एक अभ्यास का सत्र चलाते हैं। तो अगर करना चाहेंगे ऑनलाइन तो मैं बात करके किसी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, वो आप किन्हीं को सूचना दे देंगे, हम तक आ जाएगी सूचना इस नंबर पे, तो मैं बता दूंगा और किसी को कनेक्ट कर दूंगा जो दिन तारीख आपके लिए और उनके लिए ठीक बैठता हो उस हिसाब से। बेहतर है अगर ऑफलाइन मिल सकें सप्ताह में एक दिन और इस पर थोड़ी चर्चा कर सकें तो उपकारी होता है। ये 2 चीज का मैं सजेशन दूंगा। रोज कुछ समय निकाल के अपने स्पीड से सुनने या पढ़ने का और उसके नोट्स बनाने का। ब्रीफ नोट्स, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम छोटा, 1-1.5 घंटे के सेशन में 5-7 बिंदु बस, और उसको सोचें कि कैसे हम जी सकते। और दूसरा, सप्ताह में एक दिन मिलने का, चर्चा करने का, जो उपलब्धि रही उसको साझा करने का, जो प्रश्न है वो एक दूसरे के साथ शेयर करने का। कई बार आप देखेंगे अलग अलग मुद्दों पर हम सबका ध्यान जाता है, तो हो सकता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर में हम कुछ हल कर पाए, मदद कर पाए, हमारे में आप कर पाए। यद्यपि पूरा हमको नहीं भी समझ में आया है तो भी हम एक दूसरे के लिए सहयोगी हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं अगर समूह में साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। तो इतनी बात हमको अपनी तरफ से कहनी थी। सभी को हमारा नमस्ते। अब हम फीडबैक के लिए भैया को सौंप देते हैं, आप कंटिन्यू करिए से